चले एनीवेज, हमने जो पढ़ रहे थे वो ये था कि हमने डिराक इक्वेशन को सॉल्व किया था। डिराक इक्वेशन कहना गलत नहीं होगा, डिराइव किया था उसको फ्रॉम श्रोडिंगर वेव इक्वेशन। हमने कहा था कि सबसे पहले हमें ये लगा, ये जिसे कहते हैं कि रियलाइज़ हुआ कि जो श्रोडिंगर वेव इक्वेशन है वो एक रिलेटिविस्टिक इक्वेशन नहीं है, वो नॉन रिलेटिविस्टिक इक्वेशन है, क्योंकि उसमें स्पेस के 2 डेरिवेटिव और टाइम का 1 डेरिवेटिव है। फिर हमने क्या किया था, फिर हमने ये किया कि हमने कहा कि नहीं भाई उसको रिलेटिविस्टिक बनाते हैं। तो हमें सबसे आसान ये लगा कि चूँकि स्पेस के 2 डेरिवेटिव हैं तो नेचुरली टाइम के भी 2 डेरिवेटिव्स ले आते हैं। मैं बिल्कुल सही चला, क्लाइन गॉर्डन इक्वेशन बन गई, उसको सॉल्यूशंस हमने लिए, सॉल्यूशंस को हमने क्वांट फील्ड्स सॉल्यूशंस जो थे उसको, जो स्पेस टाइम का फंक्शंस थे उनको हमने फोरियर ट्रांसफॉर्म करके नॉर्मल मॉड एक्सपेंशंस करके ऑपरेटर्स की फॉर्म में लिखा। और यानी हमने फील्ड्स को क्वांटाइज़ किया, एक्साइटेशंस बनी, एक्साइटेशन से पार्टिकल्स बने, और हर पार्टिकल का एक स्पेसिफाइड मास था जो शुरू में तय हो गया था, और पार्टिकल की स्पिन 0 थी क्योंकि वो स्केलर था। रियल स्केलर भी किया था, कॉम्प्लेक्स स्केलर भी किया। फिर हमने देखा कि सब कुछ ठीक चल रहा था, लेकिन जब हमने चार्ज डेंसिटी जो नॉन रिलेटिविस्टिक जिसको हम कहते थे प्रोबेबिलिटी डेंसिटी, उसी तरह की जब प्रोबेबिलिटी डेंसिटी जो टाइम के साथ चीज़ आती थी उसको हम कहते थे कि ये प्रोबेबिलिटी डेंसिटी है, और जो स्पेस के साथ आती थी उसको हम कहते थे कि ये करंट डेंसिटी है। यानी एक स्पेशल पार्ट है, एक टाइम का पार्ट। लेकिन क्वांटम मैकेनिक्स में रो जो था वो कांस्टेंट था, कांस्टेंट इन टाइम था। तो हमने कहा था कि जी डी रो बाई डी टी 0 है तो प्रोबेबिलिटी इज कंजर्व्ड। यहाँ से हमने स्टेशनरी स्टेट्स वगैरह का कॉन्सेप्ट भी लिया था पूरा। उसके बाद हमने कहा कि जब यहाँ क्लाइन गॉर्डन इक्वेशन के लिए निकाला तो हमने देखा कि वो एनर्जी के प्रोपोर्शनल है, और किसी भी रिलेटिविस्टिक पार्टिकल की एनर्जी जो क्लाइन गॉर्डन से आती है उसके 2 पार्ट्स होते हैं, पॉजिटिव एनर्जी पार्ट और नेगेटिव एनर्जी पार्ट। पॉजिटिव और नेगेटिव एनर्जी पार्ट का ये था कि जब हमने पॉजिटिव एनर्जी पुट की तो प्रोबेबिलिटी डेंसिटी जिसको हमने कहा था वो ग्रेटर देन 0 थी, और जिसको हमने जब एनर्जी को लेस देन 0 पुट किया था तो प्रोबेबिलिटी डेंसिटी लेस देन 0 थी। फिर हमने ये कहा था कि ठीक है, ये 2 चीज़ें, प्रॉब्लम ये है कि ये अगर प्रोबेबिलिटी डेंसिटी है तो प्रोबेबिलिटी डेंसिटी इज़ ऑलवेज पॉजिटिव। लेकिन पॉली ने कहा था कि अगर आप इसको डिफरेंट तरीके से पढ़ें, इसको चार्ज के साथ रिलेट कर लें तो आपके बहुत से मसले हल हो जाएंगे, ये नेगेटिव एनर्जी वाला मसला रहेगा नहीं। लेकिन ये प्रॉब्लम हम ये समझते हैं कि अगर इसकी इंटरप्रिटेशन पे जाए बगैर रो को देखा जाए तो रो लेस देन 0 है, अगर एनर्जी लेस देन 0, दिस इज़ अ प्रॉब्लम। फिर हमने उल्टा फिल्म को चला के देखा था। हमने फिल्म को जब उल्टा चलाया तो हमने देखा ये मसला अराइज इसलिए हुआ था कि ये सेकेंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन थी। तो क्या कोई फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन नहीं बन सकती? मैक्सवेल्स ने ऑलरेडी बनाई हुई थी फॉर द वेक्टर फील्ड्स, यानी एक 4 पोटेंशियल के लिए मैक्सवेल्स इक्वेशन ऑलरेडी एग्जिस्ट करती हैं जो फर्स्ट ऑर्डर इन स्पेस है और फर्स्ट ऑर्डर इन टाइम है। और हमने कहा था कि अगर मैक्सवेल्स इक्वेशन को हम मान के चलें तो ऐसी ही एक इक्वेशन होनी चाहिए जो फर्स्ट ऑर्डर होनी चाहिए, तो जो कि रिलेटिविस्टिक भी हो, और हमारे बहुत से मसले जो उधर आ रहे हैं वो हम आगे देखेंगे रो भी प्रॉपर बन जाए। यानी रो अगर साई स्टार साई की तरह का बन जाएगा तो मसला ख़त्म हो जाएगा। अभी तक हमने नहीं बनाया, लेकिन आगे 1-2 लेक्चर्स में बनाएंगे हम उसको। लेकिन हम फिर ये मान के चले थे कि ठीक है, हमने क्यों ना पहले हमने स्क्वायर किया था उस इक्वेशन को, राइट साइड पे टी स्क्वायर लिखा था, क्यों ना अब हम एक काम करें, अब हम हैमिल्टोनियन को ही फर्स्ट ऑर्डर लिखने की कोशिश करें। तो हमने कहा कि उसको अल्फा डॉट पी लिखते हैं क्योंकि पी मोमेंटम वेक्टर है, और हैमिल्टोनियन चूँकि एक स्केलर है तो मोमेंटम का किसी ना किसी चीज़ के साथ डॉट प्रोडक्ट लेंगे तो स्केलर आएगा। तो हमने कहा लेट्स राइट एन अल्फा, और हमने कहा ये अल्फा स्पेस टाइम पे डिपेंड नहीं करते, कोई भी चीज़ हो सकते हैं, अल्फा डॉट पी इज़ अ स्केलर। और फिर हमने कहा प्लस उसमें मैथ्स ऐड कर देते हैं बी टाइम, अगर मैथ्स लेस होता तो अल्फा डॉट पी काफ़ी था। उसको लेके हम चले, उसको सॉल्व किया, देखा कि जब उसका स्क्वायर किया है तो क्लाइन गॉर्डन इक्वेशन रिट्रीव होनी चाहिए थी, क्योंकि पहले भी तो हुई थी। पहले हमने राइट साइड को स्क्वायर किया था, अब हमने जो पूरे को किया तो वो रिट्रीव करने के लिए सर्टेन कंडीशंस आ गई थी, वो थी उन अल्फाज और बीटा से। यहाँ से हमें ये पता चला था कि अल्फा और बीटा स्पेस टाइम पे डिपेंड नहीं करते, लेकिन एट द सेम टाइम दे आर नॉट नंबर्स, दे आर मैट्रिसेस। वो मैट्रिसेस लेके हमने उनकी कुछ प्रॉपर्टीज़ बनाई देखी थी, और उन प्रॉपर्टीज़ को सेटिस्फाई करने के लिए हमने देखा था कि अल्फाज और बीटा जो हैं ये ट्रेसलेस मैट्रिसेस हैं, इवन डायमेंशन हैं। इवन डायमेंशन में 2x2 में पॉली मैट्रिसेस कम पड़ रहे थे, एक मैट्रिक्स की कमी थी, क्योंकि अल्फा ई अल्फा जे तो सेटिस्फाई हो रहा था पॉली से, सिग्मा ई सिग्मा जे एक एंटी कम्यूटेशन से, लेकिन जो अल्फा आई बीटा प्लस बीटा अल्फा आई है वो सेटिस्फाई नहीं हो रहा था। बीटा स्क्वायर इज इक्वल टू 1 आइडेंटिटी सेटिस्फाई कर देती, क्योंकि एक पॉली के 3 डायमेंशनल मैट्रिसेस के अलजबरा के अंदर जो था वो चौथा मैट्रिक्स सिर्फ आइडेंटिटी बनता था और कोई भी नहीं था। तो हमने कहा कि आइडेंटिटी से काम नहीं हो रहा, क्योंकि आइडेंटिटी तो हर एक के साथ आगे पीछे करने से फ़र्क नहीं पड़ता, तो अल्फा आई बीटा प्लस बीटा अल्फा आई वाली आइडेंटिटी एक प्रॉब्लमेटिक आइडेंटिटी। तो हमने कहा कि चले चूँकि इवन डायमेंशन है तो 2 के बाद हम 4 पे चले जाते हैं और नेक्स्ट देखते हैं जो मिनिमल है।
2 मिनिमम था, लेकिन मिनिमम से काम नहीं हुआ तो हमने कहा 4 पे चले जाते हैं, वो भी एक मिनिमम है। इसके बाद वहाँ जाके देखा कि नहीं, मैट्रिसेस बन गए थे, लेकिन वो कॉम्बिनेशन थे पॉली मैट्रिसेस के, ट्रेसलेस थे, ऑफ डायगनल थे। तो वहाँ से हमारे पास एक बीटा भी मिल गया था हमें, और हमने एक गैमा 5 भी बना लिया, और फिर हमने बीटा अल्फा को ज़रब दे के एक नया मैट्रिक्स बना लिया था जिसे कहते थे गैमा मैट्रिसेस। ये हम कर चुके थे, और जो इक्वेशन बनी थी वो डिराक इक्वेशन थी। अब हमने कहा था कि डिराक इक्वेशन के जो दो मेजर पॉइंट्स हैं जो डिराक इक्वेशन के, वो ये थे कि इट प्रेडिक्ट्स एन एंटी पार्टिकल विल कम टू दिस पॉइंट, और दूसरा हमने कहा था कि इट प्रेडिक्ट्स द जी फैक्टर इज इक्वल टू 2, जिसे कहते हैं लांदे जी फैक्टर, जायरोमैग्नेटिक रेशियो ऑफ द इलेक्ट्रॉन, क्योंकि इलेक्ट्रॉन स्पिन हाफ पार्टिकल है, जब उसे मैग्नेट में रखते हैं, इट एक्ट्स एज अ मैग्नेट, देन इट जायरेट, यू नो, it has a precession motion kind of stuff, so you can say that it okay, अगर इसकी ऐसी मोशन है तो फिर इसका एक जी फैक्टर भी होगा विच इज़ इक्वल टू 2, और जब जर्लाक एक्सपेरिमेंट किया था तो ये बाय हैंड हमने बाद में श्रोडिंगर इक्वेशन में डाला था। गोल ये था कि क्लेम ये था कि डिराक इक्वेशन ये नेचुरली प्रिडिक्ट करती है, तो इसको आज हम साबित करने की कोशिश कर रहे हैं कि वाकई प्रिडिक्ट करती है। तो उसके लिए मैंने क्या किया था, मैंने एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड लिया था। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड जब लिया तो मैंने कहा कि जो डेरिवेटिव है, ऑर्डिनरी डेरिवेटिव जो डी म्यू है, इट इज़ कन्वर्टेड टू कैपिटल डी म्यू, एंड कैपिटल डी म्यू इज द कोवेरिएंट डेरिवेटिव। कोवेरिएंट डेरिवेटिव वैसे ही ट्रांसफॉर्म होता है अंडर सम लोकल ट्रांसफॉर्मेशन, जैसे वेव फंक्शन ट्रांसफॉर्म होता है। यानी वेव फंक्शन अगर ई टू द पावर आयोटा अल्फा नहीं कि जीटा जाई जो भी कहना फंक्शन ऑफ एक्स टाइम साई हो, तो ये भी वैसे ही ट्रांसफॉर्म होगा जैसे डी म्यू जब इस पर लगाएंगे तो ये ई टू द पावर आयोटा जाई एक्स वाला पार्ट बाहर आ जाएगा। इट ट्रांसफॉर्म्स लाइक दिस वन एग्जैक्टली। उसके बाद हमने ये लेके चले थे कोवेरिएंट डेरिवेटिव, उसको सॉल्व कर रहे थे हम। गामा मैट्रिसेस के दो प्रॉपर्टीज यूज़ की थी कि गामा मैट्रिसेस ना एंटी कम्यूट करते हैं ना कम्यूट करते हैं, एंड नॉन एंटी कम्यूटेशन भी नॉन ज़ीरो है और कम्यूटेशन भी नॉन ज़ीरो है। उन दो प्रॉपर्टीज़ को लेके गामा मैट्रिसेस को हमने के जो कॉम्बिनेशंस थे उनको लिखा था इन टर्म ऑफ सिमेट्रिक एंड एंटी सिमेट्रिक। सिमेट्रिक और एंटी सिमेट्रिक को सॉल्व करके हम एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक टेंसर बनाया था जो एफ म्यू न्यू था। उस एफ म्यू न्यू को लेके हम यहाँ तक पहुँच चुके थे कि इसमें डी स्क्वायर्ड इज़ अ स्क्वायर ऑफ अ कोवेरिएंट डेरिवेटिव, ई इज़ एन इलेक्ट्रिक फील्ड, बी इज़ अ मैग्नेटिक फील्ड, दिस सिग्मा इज़ जस्ट अ स्पिन मैट्रिक्स जिसको हमने डिफाइन किया था, जो कि ये लिखा हुआ था, सॉरी ये वाला सिग्मा के 0 0 सिग्मा के, इसको हमने कैपिटल सिग्मा के कहा था। यहाँ तक हम कर चुके थे सॉल्व। अगर यहाँ तक आप लोगों का कोई सवाल है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, किसी का कोई क्वेश्चन हो यहाँ। नहीं कोई बात नहीं है, ये बात आप याद रखिएगा कि ये आयोटा अल्फा इसलिए था कि ये बीटा था इसके साथ एक, अदरवाइज कोई मसला नहीं होगा, नो प्रॉब्लम एट ऑल। एंड ऑफ द डे देखिएगा सारी चीज़ें फिजिकली परफेक्टली फाइन निकलेंगी अगर ये इलेक्ट्रिक फील्ड का पार्ट हम लेंगे तो। बट दिस इज व्हाट वी हैड, देयर इज नो रीज़न फॉर दैट ना। ठीक है, कोई इसमें और तो नहीं कोई चीज़ ना। अच्छा, अब जो एक चीज़ मैंने करना था, क्योंकि डिराक इक्वेशन मैंने आपसे जिस तरह पहले बताया था आपको कि डिराक इक्वेशन इस बात पर डिपेंड नहीं करती कि आप किस रिप्रेजेंटेशन में काम करें, और जब हमने एडवांस क्वांटम मैकेनिक्स का कोर्स लिया था तो उसमें डिराक इक्वेशन पे ही वो पूरा कोर्स था मोर और लेस। तो हमने साबित किया था कि ये रिप्रेजेंटेशन इनवेरिएंट है। देखिए हम ये साई आपको याद है कि एक कॉलम मैट्रिक्स था जिसके 4 एलिमेंट्स थे। हम यूजुअली एक ऐसी रिप्रेजेंटेशन प्रेफर करते हैं जिसमें साई 2-2 कंपोनेंट्स में टूट जाए, एक दफ़ा ऊपर के 2 हो जाएं, एक दफ़ा नीचे के 2 हो जाएं, ताकि ये उसमें टूट जाए। यानी लेट्स से ऊपर का नॉन ज़ीरो, नीचे के दोनों एलिमेंट ज़ीरो, ऊपर के दोनों एलिमेंट ज़ीरो, नीचे के दोनों एलिमेंट नॉन ज़ीरो। और बाद में जब हम इक्वेशन को सॉल्व करें तो इक्वेशन को इस बात से गर्ज ना रहे अंडर सर्टेन अप्रॉक्सीमेशन कि उसमें साई का ऊपर का कंपोनेंट लेके सॉल्व कर रहे हैं या नीचे का कंपोनेंट लेके सॉल्व कर रहे हैं। तो ये डिफरेंट रिप्रेजेंटेशन फिर हमें आसानी करती है, क्योंकि अगर रिप्रेजेंटेशन इस तरह नहीं करेंगी तो ये मिक्स होंगे ऊपर और नीचे वाले कंपोनेंट। सॉल्व फिर भी हो जाएंगी चीज़ें, बट यू हैव टू वर्क वेरी रिगरसली फॉर दैट, क्योंकि आपको एक को एलिमिनेट करना पड़ेगा, दूसरे में पुट करना पड़ेगा, फिर लीनियराइज करना पड़ेगा वगैरह वगैरह। तो सारी चीज़ों से बचने के लिए आप एक यूजफुल रिप्रेजेंटेशन यूज करते हैं, एंड लेट्स यूज दी कायरल, या कुछ जगहों पे हम इसको कहते हैं वायल। अच्छा, इसमें सिर्फ रिप्रेजेंटेशन डिपेंडेंट एक ही चीज़ है और वो है गामा मैट्रिसेस, बाकी तो कोई चीज़ नहीं है ना। स्लाइटली डिफरेंट गामा मैट्रिसेस की डेफिनेशन है इसमें जो गामा आई डिफाइन होता है ना वो 0 सिग्मा आई, मैं मुझे देख लेने दीजिएगा, मैं कहीं गलती ना कर दूं, माइनस सिग्मा आई और 0,
एक तो ये है ट्रेसलेस ही अभी भी देखें तो। अच्छा, इसमें जो गामा जीरो डिफाइन करते हैं हम इस रिप्रेजेंटेशन में, वो इस तरह करते हैं, गामा जीरो इज 0 1 1 0। अच्छा, और इसमें एक और चीज हम यूज करते हैं जिसे कहते हैं गामा 5। अच्छा, ये पता है ना आपको, मैं इसको चले ऊपर के इंडेक्स के साथ ही रखते हैं। गामा 5 किसके बराबर है? -1 0 0 1। और आपको पता है ना गामा 5 है किसके बराबर है? योटा गामा 0 गामा 1 गामा 2 गामा 3। अच्छा, अगर आप ये इसको कहते हैं ब्लॉक फॉर्म है ना ये वाली। अगर आप पेस्कन को देखेंगे ना, तो पेस्कन इनको ऐसे लिखता है कि जी गामा म्यू जो है वो बराबर है 0 सिग्मा म्यू सिग्मा बार म्यू एंड 0। ऐसे लिखा होता है उसने इन दोनों को कंबाइन करके, वेयर सिग्मा म्यू इज 1 एंड सिग्मा वेक्टर और सिग्मा बार म्यू इज 1 एंड माइनस सिग्मा। तो देखा जाए तो इन दोनों को कंबाइन करके अगर आप म्यू की जगह 0 पुट करें तो ये बन जाता है, और अगर म्यू की जगह आई पुट करें तो ये बन जाता है। तो ऐसे लिखा पेस्कन की, अगर आप बुक देखेंगे दूसरे चैप्टर में उसने शायद लिखा है, ये इस फॉर्म में लिखा हुआ है मैट्रिसेस को वाइल्ड रिप्रेजेंटेशन में। ठीक है जी। अच्छा, इसमें आपको पता ना अल्फा आई किसके बराबर है? याद है ना आपको? अल्फा आई किसके बराबर था? गामा 0 गामा आई के। गामा 0 किसके बराबर है? जरा निकाल लेते हैं। क्यों मैं कह रहा हूं मुझे? क्योंकि यहां सब्स्टिट्यूट करना है ना चीजों को, इसलिए मैं बनाना चाह रहा हूं। किसके बराबर है जी? 0 1 1 0। अच्छा, अगर आप देखें लीनियर अलजेब्रा का कोर्स अच्छा पढ़ा हो तो कम से कम ये बहुत बहुत आराम से चीज़ें सारी हो सकती हैं। तो गामा आई किसके बराबर है? 0 सिग्मा आई माइनस सिग्मा आई 0। तो ये किसके बराबर आ जाएगा? माइनस सिग्मा आई 0 0 सिग्मा आई। ट्रेसलेस ही रहा लेकिन डायगोनल फॉर्म में आएगा। अब डायगोनल का फायदा होता है, जब मल्टीप्लाई होता है ऊपर वाला रह जाएगा, जब मल्टीप्लाई होगा तो नीचे वाले से तो नीचे वाला रह जाएगा। ये बड़ा फायदा है, मिक्सिंग खत्म हो जाती है। यहां तक किसी का अगर कोई सवाल है? अच्छा, आप मुझे बताएं कि साई को ऐसे लिखा जा सकता है या नहीं लिखा जा सकता? साई इज इक्वल टू हाफ ऑफ साई प्लस हाफ ऑफ साई। लिखा जा सकता है ना? यह भी लिखा जा सकता है फिर तो 1 प्लस गामा 5/2 इंटू साई प्लस 1 माइनस, नीचे लिखें गामा 5, ऊपर लिखें, मुझे सम हो नीचे लिखने की आदत है इसको, तो साई। अभी भी कोई हर्ज नहीं है। गामा 5/2 ऐड किया, गामा 5/2 सब्ट्रैक्ट किया। अच्छा, इसको कहते हैं साई आर, दिस इज राइट हैंडेड, और इसको कहते हैं लेफ्ट हैंडेड। कन्वेंशन है हमारी कि ये एक लेफ्ट हैंडेड स्पिनर है, ये एक लेफ्ट हैंडेड कंपोनेंट देता है साई का, और ये राइट हैंडेड कंपोनेंट। इनको इस तरह हम डिफाइन करते हैं। अब आपने हैंडेडनेस डिफाइन कर दिया तो आपने कायरलिटी डिफाइन कर दी है। कायरलिटी डिफाइन कर दिया तो जब मैसलेस पार्टिकल हो तो आप उसे हेलिसिटी डिफाइन कर सकते हैं। हम आएंगे इसके ऊपर, हेलिसिटी के ऊपर। तो दिस इज अ लेफ्ट हैंडेड कायरल, दिस इज राइट हैंडेड कायरल। नहीं, ये आपकी गेज बता देती है, गेज बताती है आपकी, और कोई चीज़ नहीं है। राइट हैंडेड, बिल्कुल एग्जैक्टली, बिल्कुल उसका ताल्लुक उसी से है, लेफ्ट हैंडेड और राइट हैंडेड का। जब लैग्रांजियन लिखेंगे, मैं आऊँगा जब ये लिखूंगा ना, तो मैं आपको साबित करूँगा कि क्यों मिक्स्ड कायरलिटीज़ आती हैं और क्यों न्यूट्रिनोज को लेफ्ट हैंडेड। टाइम मैं कोशिश करूँगा इसका टाइम निकालूँ जब मैं युकावा इंटरेक्शन लिखूँ, तो मैं इसमें हाँ। आप लैग्रांजियन को गेज इनवेरिएंट होना पड़ेगा ना, तो गेज इनवेरिएंट में देखेगा जो टर्म आएगी जिसमें एल एल होगा 0 हो जाएगा, एल आर बचेगा। तो अगर डबल डिफाइन करेंगे तो एल आर में न्यूट्रिनो को लेफ्ट हैंडेड होगा, राइट हैंडेड न्यूट्रिनो भी स्टैंडर्ड मॉडल में डाले जा सकते हैं, लेकिन साथ में कुछ एक्स्ट्रा टर्म डालनी पड़ती हैं। वो हैवी कुछ और भी डालना पड़ता है सीसा मैकेनिज्म से, तो वो एक डिफरेंट डिबेट है। तो सिर्फ ये है कि अब देखिएगा इसका सबसे बड़ा फायदा आपको क्या होने लगा है। यहां तक आपको कोई प्रॉब्लम तो नहीं ना लिखने में, कोई इशू नहीं। अच्छा, इसको ना फिर मैं साई को लिख सकता हूं। देखिए इसको ना आप देखिएगा किताबों में लिखा होगा, मैं आपको उस तरह दिखाने लगा हूं कि ये साई एल और साई आर जिसको आप कह रहे हैं एक्चुअली है क्या।
इसको हम ऐसे भी लिखते हैं कि दिस इज इक्वल टू, हम ऐसे भी लिखते हैं इसको ना, बल्कि मैं वही नोटेशन लिख देता हूँ, दिस इज इक्वल टू चूंकि ये 4 कंपोनेंट स्पिनर है तो हम इसको लिखते हैं साई एल 0 प्लस 0 साई आर, ऐसे करके लिख लेते होते हैं। क्यों इस तरह लिख लेते हैं? क्योंकि अगर 1 प्लस गैमा 5 करेंगे तो 1 आइडेंटिटी है ना, तो ये 0 हो जाएगा, सिर्फ नीचे वाला बच जाएगा, ठीक है। और सिमिलरली अच्छा, ये इसको हम एल कहते हैं और इसको आर कहते हैं। मैंने उल्टा लिखने में आगे पीछे कर दिया था, आप कर लेंगे, ठीक है। राइट हैंडेड में ये वाला है, लेफ्ट हैंडेड में ये, राइट हैंडेड में ये, यहाँ से आप देख सकते हैं ना, अगर गैमा 5 1 माइनस करेंगे तो ये माइनस प्लस हो जाएगा, तो इसका आंसर आ जाएगा 1 0 0 0, तो ऊपर वाला कंपोनेंट नॉन जीरो रह जाएगा। अगर 1 माइनस करेंगे तो ये वाला कंपोनेंट रह जाएगा। चेक कर लीजिएगा आप खुद से, 1 प्लस सॉरी करेंगे तो ये आपका, आप इतना छोटा सा मैथमेटिक्स कर सकते हैं। अच्छा, अब मैं क्या करूंगा, अब मैं इस इक्वेशन को मैट्रिसेस की फॉर्म में लिखूंगा। ये जो इक्वेशन है इसके साथ कौन सा मैट्रिक्स है? आइडेंटिटी। सिग्मा ऑलरेडी मुझे पता है क्या है। इसके साथ कौन सा मैट्रिक्स है? अल्फा। और इसके साथ कौन सा मैट्रिक्स है? आइडेंटिटी। तो मुझे लिखने दीजिए जरा यहां से, इस इक्वेशन से बताएं क्या होगा। डी स्क्वेर्ड 1 0 0 1। सर हमने तो डेराक रिप्रेजेंटेशन से शुरू किया था ना, तो फिर हम वाइल रिप्रेजेंटेशन डेराक में क्यों यूज करते हैं? इक्वेशन तो गैमा मैट्रिसेस है ना, गैमा मैट्रिसेस स्पेस टाइम पे डिपेंड नहीं करते। हाँ बस, कुछ भी मैंने यही कहा शुरू में, शुरू में कहा कि रिप्रेजेंटेशन इंडिपेंडेंट हो गए हैं, और ये मैंने साबित भी किया था एडवांस क्वांटम के कोर्स में। तो इसलिए इक्वेशन, डिराक इक्वेशन के अंदर गैमाज, अगर तो गैमाज स्पेस टाइम का फंक्शन होते फिर मैं ना कर सकता ये, क्योंकि गैमाज नंबर नहीं है, मैट्रिसेस हैं, लेकिन कांस्टेंट मैट्रिसेस इन स्पेस टाइम, तो लिहाजा मैं ये यूज कर सकता हूं। ठीक है, क्लियर है? अच्छा, प्लस आयोटा ई, जो खबाब कह रहे थे, अल्फा की जगह मैं क्या पुट कर सकता हूं? अल्फा भी निकाला था ना, ये अल्फा आई क्या है ये, सॉरी माइनस आयोटा, माइनस है ना यहाँ पे। अच्छा, सिग्मा आई विद नेगेटिव 0 0 सिग्मा आई ई आई, डॉट प्रोडक्ट है ना, एक ही जगह पे लिखता हूं मैं। अच्छा, माइनस ई, माइनस गलत किया यहां लिख के, लेकिन चलें खैर है, माइनस ई सिग्मा की जगह मैं क्या लिख सकता हूं अब? कैपिटल सिग्मा के क्या था, के की बजाय आई लिख लेते हैं, सिग्मा आई 0 0 सिग्मा आई, यही है, या कोई माइनस भी है, ठीक है ये है, और बी है तो बी आई प्लस एम टाइम्स 1 0 0 1 है ना, और साथ में क्या बच गया? साई की जगह हम क्या लिख चुके हैं अब? साई लेफ्ट और साई राइट इज इक्वल टू 0। अब सिंपल मैट्रिसेस की मल्टीप्लीकेशन है, अब आप मैट्रिसेस को मल्टीप्लाई कर लें और लिखने देखें क्या जवाब आता है। चूंकि पॉली मैट्रिसेस 3 डिमेंशंस के हैं ना, एक्स वाई जेड के, उनमें भी कई यूज कर सकते होंगे रिप्रेजेंटेशन अगर अलजबरा यूज हो तो, लेकिन मैंने गिवन पॉली मैट्रिसेस को यूज किया है। मैंने कहा कि उनका अलजबरा मुझे पता है। आप देख सकते हैं कि क्या कोई और रिप्रेजेंटेशन है पॉली मैट्रिसेस की जिसमें पॉलीज का अलजबरा सेटिस्फाई हो जाए। ये अच्छी एक्सरसाइज है, क्वांटम मैकेनिक्स में देता हूं मैं, अगर कराऊं तो चेक कर सकते हैं आप, और शायद है। अच्छा, इस इक्वेशन को अब आप में से कोई सॉल्व करने में मेरी हेल्प करेगा? क्या होगा? फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम एक आ जाएगी, ये रो इसके साथ आ जाएगी। तो लिखते हैं, पहले में आएगा डी स्क्वेयर साई एल देगा, इसमें क्या आ गया? प्लस आयोटा ई सिग्मा डॉट ई बी साई एल देगा। मजे की बात है सारे डायगोनल, जब डायगोनल है तो कोई देखे कितना फायदा हुआ है, मिक्स ही नहीं हो रहे। तो क्या बन गया फिर? डी स्क्वेर्ड, पहले ऊपर वाले के साथ देखते हैं, ठीक है, डी स्क्वेर्ड प्लस आयोटा ई सिग्मा डॉट ई
माइनस ई सिग्मा डॉट बी प्लस एम टाइम्स साई एल इज इक्वल टू 0। ठीक है ना, कोई गलती तो नहीं की हुई तो जी एम स्क्वायर्ड, हाँ अकेला मैथ तो ठीक है, बिल्कुल सही। थैंक यू जुनेद, थैंक यू। ठीक लिखी है भाई मैंने इक्वेशन। आर के लिए कौन बताएगा क्या होगी, हाथ खड़ा करें, मैं देखूँ ना आप जाग रहे हैं नहीं जाग रहे जी। किस में माइनस आ जाएगा, हाँ सेकेंड टर्म में जब माइनस आ जाएगा तो यहां पर मैं बस, और क्या रह गया, कुछ भी नहीं रह गया। और नीचे क्या आ गया, एल की जगह आर। अब देखें लेफ्ट की इलादा से इक्वेशन सॉल्व करें, राइट की इलादा, इलेक्ट्रिक फील्ड डिस्टिंग्विश करेगा, इसलिए उस टर्म का साइन बदल रहा है। आप इलेक्ट्रिक फील्ड में इधर लेके जाएं इधर लेके जाएं, फर्क पड़ता है उससे। तो बिल्कुल फिजिक्स सारी ठीक है, कोई इसमें प्रॉब्लम नहीं है। बस सिर्फ एक चीज मुझे कैलकुलेट करा दें आप, डी स्क्वेर्ड। डी स्क्वेर्ड किसके बराबर है, ये किसके बराबर था, डी म्यू। हमने नोटेशन में क्या रखा था, प्लस आयोटा ई ए म्यू रखा था, क्या रखा था, प्लस ही था ना, प्लस आयोटा ई ए म्यू इसका स्क्वायर। तो ये किसके बराबर हो सकता है, पहले दोनों का 0 0 लिखेंगे, फिर दोनों का वेक्टर वेक्टर लिखेंगे। तो 0 का मतलब क्या है, डी बाई डी टी प्लस आयोटा ई ए 0 का स्क्वायर माइनस डी वेक्टर स्क्वायर, वे डी वेक्टर इज पी माइनस ई ए वेक्टर। बस अब आप सारा कुछ कर चुके हैं। अब आप देखें इसको यहां पुट कर दें अगर, तो क्या आंसर आ जाएगा, डी बाई डी टी प्लस आयोटा ई ए 0 का स्क्वायर माइनस डी वेक्टर का स्क्वायर प्लस माइनस आयोटा ई सिग्मा डॉट ई माइनस ई सिग्मा डॉट बी प्लस एम स्क्वायर साई एल और आर। एल आर का मतलब क्या है, एल के लिए ये ऊपर वाला साइन है और आर के लिए इस टर्म में नीचे का साइन। दो इक्वेशंस आपके पास, कोई मिक्स नहीं हो रही। अच्छा, यहां तक सब कुछ अभी तक इस बात पे डिपेंड नहीं कर रहा कि हम इसको कहां रख के सॉल्व कर रहे हैं। अब मैं क्या करूंगा, अब मैं इसी चीज को अब मैं किसी स्पेशल केस के लिए सॉल्व करूंगा, क्योंकि मुझे सिर्फ देखना है मैग्नेटिक फील्ड के इफेक्ट्स को। मैं चाहता हूं इलेक्ट्रिक फील्ड ना भी हो तो खैर है। तो मैं सबसे पहला काम करता हूं, लेट्स टेक स्पेशल केस है ये। लेट्स टेक A0 is equal to 0 and consider and A is time इंडिपेंडेंट। मैग्नेटोस्टैटिक्स में जिस तरह आप करते होते हैं, मैंने क्या कहा, वेक्टर पोटेंशियल ना टाइम पे डिपेंड करता है और जीरो कंपोनेंट है ही जीरो। स्पेशल केस है क्योंकि मैं सिर्फ स्पिन के इफेक्ट्स देखना चाहता हूं। आपको पता ना इलेक्ट्रिक फील्ड किसके बराबर है, फिर आप ही ने मुझे कल बताया था कि ये है d0 बाई नहीं dA बाई dt माइनस ग्रेडियंट ऑफ A0। तो ये क्या हो गया फिर, यहां लगा दूं, ये ना वेक्टर पोटेंशियल नॉन जीरो है, टाइम इंडिपेंडेंट स्केलर कंपोनेंट उसका नॉन जीरो। A0 इज 5, A0 जो है ना, अच्छा ये बात याद रखिएगा, हमने कहा था A म्यू जो है वो है फाई और A वेक्टर। मैंने क्या किया, फाई को तो ले ही जीरो लिया और A को टाइम इंडिपेंडेंट ले लिया, तो ये जीरो हो गया। अब अगर ये जीरो हो गया, ये टर्म ही खत्म हो गई। जब ये टर्म खत्म होगी तो लेफ्ट और राइट में डिस्टिंग्विश ही अब कोई नहीं करने की जरूरत। क्यों, वो टर्म जो लेफ्ट और राइट के लिए मुख्तलिफ थी, इसका मतलब अल्टीमेटली जो आपके पास इक्वेशन बन गई है वो बड़ी खूबसूरत है। वो इसलिए बड़ी खूबसूरत है इक्वेशन कि उसमें ये लेफ्ट और राइट आते ही नहीं है।
तो फायदा पता चला कायरल रिप्रेजेंटेशन का क्या हुआ है, ये फायदा हुआ है कायरल रिप्रेजेंटेशन का कि हमारे पास एक फील्ड के लिए ही स्पेशल केस में इक्वेशन सॉल्व है। जी नहीं, अभी तक तो कोई नहीं, अभी आगे गेज आएगी, इससे मैं लफ्ज़ गेज यूज़ ही नहीं किया, स्पेशल केस ही यूज़ किया। हाँ जुनैद, मैं उतार लूँ, मुझे गर्मी लगने लग गई है। अच्छा भाई, अगर प्लीज़ कोई क्वेश्चन है तो मुझे आप रोक के पूछ सकते हैं। नहीं, हमें कोई फ़र्क नहीं, लेकिन डेफिनेशन यही है लेफ्ट और राइट की, क्योंकि गैमा मैट्रिसेस थे, गैमा में ऊपर वाला 1 माइनस पे नॉन ज़ीरो है और नीचे वाला 1 प्लस पे नॉन ज़ीरो। अच्छा, फिर इस इक्वेशन को ज़रा सॉल्व कराएं, मुझे क्या सिंप्लीफाई करा के लिखाएं, क्या हो जाएगा। पहली टर्म रह जाएगी d2/dt²। आप वैसे इस टर्म कुछ आसान समझ रहे हैं, सॉरी ऐसे नहीं, इसको वेटेज नहीं दे रहे, अल्टीमेटली आपने अपनी श्रोडिंगर रिट्रीव कर ली है, आपने क्लाइन गॉर्डन इक्वेशन रिट्रीव कर ली है यहां से। अगर आप देखें तो डी में अगर ए वेक्टर भी जीरो हो जाता तो डी इज नथिंग बट दिस इज डेल स्क्वेयर्ड, ठीक है, और माइनस ई सिग्मा डॉट बी प्लस एम स्क्वेयर्ड साइज इक्वल टू जीरो। देखें, अगर आप जीरो कर दें मैग्नेटिक वेक्टर पोटेंशियल को, मैग्नेटिक पोटेंशियल को जीरो कर दे तो बी भी जीरो हो जाएगा। जब बी जीरो होगा ये टर्म भी जीरो होगी और डी किस में रिड्यूस हो जाएगा, डेल में। वापस क्लाइन गॉर्डन इक्वेशन, परफेक्टली फाइन। यहां से एक बात आपको पता चली है कि अगर ये चीजें जीरो हों तो हर कंपोनेंट डिराक के स्पिनर का जिस इक्वेशन को सेटिस्फाई करता है वो क्लाइन गॉर्डन इक्वेशन है। क्लियर होगी बात ये? चलें, गुड, कुछ तो क्लियर हुआ ना। अच्छा, मैं इस तरह एक काम करता हूं अब ना, मैं इस साई को थोड़ी सी जी इसको मैं डिफरेंट साई लिखता हूं, मैं जुनेद देख सकें, डिफरेंट साई इसलिए लिख दिया ताकि पता चल जाए कि लेफ्ट और राइट दोनों थे, तो ये कहीं उससे मिक्स ना हो जाए। जी हाँ, उसी बिल्कुल एग्जैक्ट और मैसिव स्पिन 1 के लिए होती है ना। लेकिन ये देखिए कितना नेचुरली पता चल गया ना हमें कि जब हमने एक दफा कंपोनेंट्स को इलादा कर दिया ना स्पिनर्स के, तो हर कंपोनेंट उसी तरह की इक्वेशन सेटिस्फाई कर रहे जिस तरह क्लाइन गॉर्डन इक्वेशन है। अच्छा, अब मैं एक और चीज काम करता हूं अपने तरफ से ना, मैं इसको थोड़ा सा मजीद साफ करने की कोशिश करता हूं इस इक्वेशन को, बाद में मैं इसको और आसान करूंगा। आपको पता है हम तो चाहते हैं, लांदे जी फैक्टर नॉन रिलेटिविस्टिक केस के लिए निकालते थे। नॉन रिलेटिविस्टिक केस में हम कैसे एक रिलेटिविस्टिक केस को नॉन रिलेटिविस्टिक केस बना सकते, ये सारी रिलेटिविस्टिक केस की इक्वेशन है, कैसे एक रिलेटिविस्टिक केस को नॉन रिलेटिविस्टिक केस बना सकते हैं? कोई आप में से बता सकते हैं? जब भी ये काम करना है हमेशा ऐसे करते हैं। बिल्कुल ठीक है, और चलो शाबाश, एनर्जीज की फॉर्म में, हाँ एनर्जीज की फॉर्म में कैसे करेंगे? टेक kinetic energy to be much smaller than rest mass energy। तो आप नॉन रिलेटिविस्टिक में चले जाएंगे ना। रिलेटिविस्टिक का तो मोमेंटम बहुत हाई होता है, मोमेंटम अगर बहुत कम हो जाता तो नॉन रिलेटिविस्टिक हो जाता। तो रेस्ट मैस एनर्जी से काइनेटिक एनर्जी बहुत छोटी होती। तो मैं इसको लिख सकता हूं, इसका मतलब है E जो है वो m प्लस सम स्मॉल चेंज है। ये स्मॉल e जो है ना, ये काइनेटिक एनर्जी को रिप्रेजेंट कर रहा है। दिस E इज मच लेस देन m। c स्क्वायर को 1 किया हुआ है ना। इसका मतलब अगर ये बहुत छोटा है तो इसमें सेकंड ऑर्डर हम इक्वेशंस को छोड़ देंगे। ठीक है, ये बात क्लियर होगी या नहीं? अच्छा, अगर आप इस साई को देखें, अगर मैं लिखूं साई इज इक्वल टू, ये वाला साई जो है ये वाला, अगर मैं इसको लिख दूं कि चलो भाई खैर है, ये है e टू द पावर
माइनस आयोटा ई टी, और चलें एक छोटा सा साई ऐसे वाला लिख लेते हैं। खैर ठीक है, ये स्पेस का फंक्शन है ये वाला, क्योंकि ये स्पेस टाइम का फंक्शन है ना, तो ये हम ये मान के चलते हैं कि ये इसमें कोई ना कोई स्पेस का पार्ट है। आर वेक्टर लिख लेता हूँ मैं, अभी तक आर वेक्टर यूज़ नहीं किया ना मैंने। एग्री करते हैं मेरी इस बात से? मैं साइन सिर्फ देख लूँ, यहाँ प्लस ही रखते हैं। चलिए अच्छा, इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ क्या? दिस इज इक्वल टू ई टू द पावर आयोटा एम टी साई विच इज अ फंक्शन ऑफ आर एंड टी। मैंने इसमें टी कैसे शामिल किया? कैसे शामिल किया मैंने? कैसे शामिल किया मैंने? कौन बता सकता है? शाबाश, कोई, एनीवन? चलो इसको एक काम करें, या माइनस रख लें या माइनस। मैं नोटेशन में क्या करूं, क्या मैंने किया, कौन बताएगा यार? आप तो बता दो। एग्जैक्टली, शाबाश। विच इज इक्वल टू लेस लाइक दिस वन, ई टू द पावर माइनस आयोटा एप्सिलॉन टी और साई ऑफ। नहीं इग्नोर, नहीं अभी तो नहीं ना, अभी तो इसमें एब्जॉर्ब किया टाइम का, इसलिए देखे पहले टाइम इंडिपेंडेंट था, अब टाइम डिपेंडेंट बना लिया ना मैंने। एग्जैक्टली ठीक होगी बात, कोई गलती तो नहीं की लिखने में? अगर किया तो बता दें आप। क्यों भाई, ठीक लिखा? सही है ना? अब आइडिया हो गया, क्योंकि इसमें जो आनी थी टर्म ई टू द पावर माइनस आयोटा एप्सिलॉन टी की, उसमें मैंने साई आर के साथ शामिल करके साई आर को टी का फंक्शन बना लिया। अच्छा, अब आप मुझे बताइए कि इसका आंसर क्या होगा अगर मैं इस पर डी बाई डी टी लगाऊं, तो क्या आंसर होगा? कौन बताएगा? अगर मैं ये चीज कैलकुलेट करूं, डी बाई डी टी ऑफ साई, क्या होगा? इस पे लगेगा पहले, क्या आंसर आएगा? ई टू द पावर माइनस आयोटा एम टी इंटू माइनस आयोटा एम और साई ऑफ आर एन टी प्लस ई टू द पावर माइनस आयोटा एम टी डी बाई डी टी साई ऑफ आर एन टी। एग्री करते हैं मेरी इस बात से? जब भी किसी को इनको नॉन रिलेटिविस्टिक केस में सॉल्व करना हो, ये मेथड याद रखिए, काइनेटिक एनर्जी को बहुत स्मॉल ले लीजिए कंपेयर टू द रेस्ट मास एनर्जी। अच्छा, इसमें आप क्या लिख सकते हैं? ई टू द पावर माइनस आयोटा एम टी माइनस आयोटा एम प्लस डी बाई डी टी ऑफ साई ऑफ आर एन टी। कॉमन ले सकते हैं इस फैक्टर को दोनों में से। फिर इसका डेरिवेटिव लेना है, क्योंकि मेरे पास तो डी टू बाई डी टी स्क्वेयर्ड है ना, तो मैं जब एक दफ़ा फिर डेरिवेटिव लूंगा तो क्या आंसर आएगा? अब कुछ मिटाना पड़ेगा। चल ये मिटा लेते। चल इधर कैलकुलेट पहले कर लेता हूँ ताकि उधर फिर फाइनल रिजल्ट डाल दूँ। डी टू बाई डी टी स्क्वेयर्ड इज ऑफ साई is d by dt of this whole thing e to the power minus iota mt minus iota m plus d by dt of psi of r and t। ठीक हो गया? कैसे सॉल्व करूं इसको? फिर प्रोडक्ट रूल लगाऊं? लगा के जवाब लिखवा दो। मुझसे क्यों इतना काम कराना है आपने? हैं? दोबारा आ जाएगा? अच्छा ठीक है, चलो बता दो फिर क्या आएगा। एक दफ़ा माइनस आयोटा एम है, या कर दूं? मैं कर देता हूँ, चलो कर ही देता हूँ, एक दफ़ा कर देता हूँ। ठीक है, जब इसको सॉल्व करेंगे, इसका आंसर निकालेंगे तो क्या आंसर आ जाएगा? बल्कि मुझे लिखने दे, देखें मैं सही लिखता हूं या नहीं लिखता। सो दिस इज इक्वल टू, क्योंकि ये टर्म फिर एक दफा आनी है ना, ये वाली, इट इज जस्ट लाइक दिस वन। सो दिस इज इक्वल टू
ई टू द पावर माइनस आयोटा एम टी, एक दफ़ा माइनस आयोटा एम है तो दो दफ़ा माइनस आयोटा एम आ जाएगा, ये आ जाएगा ना, ठीक लिखा, प्लस प्लस माइनस 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 2 आयोटा एम। मैं आपको अभी कन्विंस कर देता हूँ कि माइनस क्यों आता था, बस मुझे इसका साइन देखना है, प्लस d2 बाई dt स्क्वेर्ड साई ऑफ आर एन टी। क्यों? जब मैं डिफ्रेंशिएट करूँगा इसको फिर एक दफ़ा, तो एक दफ़ा माइनस आयोटा एम इसके साथ आएगा और एक दफ़ा माइनस आयोटा एम पहले वाला d बाई dt वाला, दोनों मिलके माइनस 2 आयोटा एम बनाना है। तो एक दफ़ा माइनस आयोटा एम इसके साथ और उतरेगा, माइनस आयोटा एम का स्क्वायर आ जाएगा। बिल्कुल ठीक लिखा है, मेरा तो ख्याल है कोई गलती नहीं की है। वो ऑपरेटर पढ़ा था बाद में, हाँ बात वही है, बिल्कुल एग्जैक्टली बात बिल्कुल वही है, सही कह रहे हो। कोई सवाल यहाँ तक किसी का? अच्छा, आप में से कोई बंदा ये चीज़ कैलकुलेट कर सकता है d2 बाई डी टी स्क्वेर्ड साई ऑफ आर? ज़रा ये देखें, बट d2 बाई डी टी स्क्वेर्ड साई ऑफ आर एन टी इज प्रोपोर्शनल टू एप्सिलॉन स्क्वेर्ड साई ऑफ आर एन टी। क्यों? इसके अंदर ये चीज़ थी ना, एक दफ़ा डिफ्रेंशिएट करेंगे माइनस आयोटा एप्सिलॉन उतरेगा, दूसरी दफ़ा डिफ्रेंशिएट करेंगे फिर एक दफ़ा माइनस आयोटा एप्सिलॉन स्क्वायर है। लेकिन मैं तो कह चुका हूँ कि एप्सिलॉन बहुत छोटा है एम से, तो स्क्वायर तो वैसे ही छोटा होगा, इसका मतलब है दिस इज इक्वल टू 0। जब ये चीज़ 0 है सो यू कैन जस्ट इग्नोर दिस टर्म, लीनियराइज किया, एग्जैक्टली। प्लाज्मा फिजिक्स में यही करते रहते हैं, बार बार लीनियराइज करते हैं चीज़ों को, है ना, करते हैं ना ऐसे ही काम, बस हाँ बिल्कुल सही। तो ये सबसे बड़ा फायदा है कि अगर वेरिएशन बहुत स्मॉल, एग्जैक्टली पहला काम लीनियराइज करते हैं कोई इसका, नॉन लीनियर, बिल्कुल एग्जैक्टली बिल्कुल। लेकिन ये देखिए, इससे एक फ़ायदा ये हुआ है कि हमारे पास इक्वेशन ज़रा साफ़ सुथरी हो गई है। देखिएगा इसका एक दूसरा फ़ायदा क्या हो रहा है आपको, ज़रा इसको इसमें पुट करें ना, किस में पुट करना था हमने, कहाँ लिखी हुई थी ये, हाँ, d2 बाई डी टी स्क्वायर की जगह मैं क्या पुट कर सकता हूँ, e टू द पावर माइनस आयोटा एम टी, तो बाहर आ गया, अंदर क्या चीज़ बच गई, माइनस एम स्क्वायर, है ना, माइनस आयोटा एम स्क्वायर है ना, होल का स्क्वायर है ना, तो माइनस का स्क्वायर पहले प्लस हो गया, आयोटा का स्क्वायर फिर माइनस आयोटा का स्क्वायर भी माइनस ही होता है ना माइनस 2 आयोटा एम डी बाई डी टी माइनस डी स्क्वेर्ड माइनस ई सिग्मा डॉट बी प्लस एम स्क्वेर्ड इंटू साई ऑफ आर एन टी इक्वल टू 0। सबसे पहली हमें खुशी ये होती है कि हमारी अगर इससे जान छूट जाए तो, है ना। अभी आपकी दूसरी खुशी भी आने वाली है, आपको दूसरी खुशी होने वाली है, देखिएगा जरा ये क्या बन गई है इक्वेशन, एग्जैक्टली यू रिट्रीव्ड योर श्रोडिंगर इक्वेशन, एग्जैक्टली। देखें कैसे, 2m पे मैं डिवाइड करता हूं, देखें क्या बना ये, माइनस को मैं कॉमन ले लेता हूं अब सारे में से, तो क्या बना ये आयोटा, साइन सारे देख लीजिएगा कि साइन ठीक होने चाहिए, एंड बाद में देख लेंगे। चले तो क्या आ गया माइनस, या चलें पहले एक दफ़ा साफ करके लिख लेते हैं, इस तरह करते हैं 2m कॉमन ले लेते हैं। जब 2m को मैंने कॉमन लिया तो ये बन गई माइनस आयोटा डी बाई डी टी माइनस डी स्क्वेर्ड माइनस ई सिग्मा डॉट बी, मैं डिवाइड करूंगा सारों से, फिक्र ना करें, साई ऑफ आर एन टी दिस इज इक्वल टू 0। इधर भी 2m आएगा, चार्ज टू मास रेशियो आ गई है ना, आ गई ना ऑटोमेटिकली चार्ज टू मास रेशियो, बिल्कुल सही। कोई चीज़ अभी तक हमने, मेरा नहीं ख्याल कि कोई चीज़ गलत की है, एग्जैक्टली हर चीज़ अभी तक तो
कोशिश तो यही की है कि बड़ी नेचुरली निकल के आए। माइनस साइन कॉमन ले लें, प्लस हो जाएगा सारा। इक्वेशन क्या आ गई? आयोटा, अब ज़रा देखिए वाली इक्वेशन लिखते हैं आपकी, आयोटा डी बाई डी टी। अब साई, ये साई फंक्शन ऑफ आर एंड टी है, अंडरस्टूड है। दिस थिंग इज इक्वल टू -1/2m डेल माइनस ई, माइनस है या प्लस है मेरे लिए कोई मानी नहीं रख रहा, ये ई ए का स्क्वेर्ड और माइनस E/2m सिग्मा डॉट वी। This is Schrodinger equation in the presence of A। सबसे पहली चीज यहां से ये पता चलती है कि क्वांटम मैकेनिक्स में B कोई खास चीज नहीं है, A ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जो चीज क्लासिकल इलेक्ट्रोडायनामिक्स में अनफिजिकल है, क्वांटम मैकेनिक्स में उसी की ही सारी डायनामिक्स है, और वो है वेक्टर पोटेंशियल। मैं अब मैच कर लूँ, जो मैंने पहले किया हुआ है, माइनस आई लगाना भूल गया, माइनस आयोटा ई होल का स्क्वायर था, माइनस आयोटा ई होल का स्क्वायर था, ठीक है। और बस ठीक है, बाकी सारी डेफिनेशन है। सारी क्वांटम मैकेनिक्स मैथमेटिकल है, एग्जैक्टली। यार जुनेद, आप ज्यादा कर दिया आपने, फिजिकल तो बहुत कुछ है ना, ऑर्बिटल एंगल और कंस्ट्रक्ट, एग्जैक्टली। एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा में तो आपके लिए ए एक क्वांटिटी है, कई एज हो सकते हैं जो ए की फिजिकल बी देते हैं। ए आपका मैथमेटिकल ऑब्जेक्ट है। हाँ, ए को बी से नहीं आता, कई ए वैसे ही ए उठा के लिख दें कहीं, कोई मसला नहीं। एग्जैक्टली फिजिकली बी है, जो आप मेजर करते हैं वो बी होता है। सिमिलरली फाई कोई चीज नहीं होती, उसका ग्रेडियंट आप मेजर करते हैं, उसमें गेज फ्रीडम होता है। अभी मैं आता हूं गेज फ्रीडम पे। अच्छा, आपने मुझे सिर्फ अब एक चीज कैलकुलेट करके देनी है, वो है डेल माइनस आयोटा ई ए का होल स्क्वायर, बस। बाकी कुछ भी नहीं देना मुझे आपने कैलकुलेट करके। कैसे कैलकुलेट करूं, कौन बताएगा? ये बिल्कुल ऐसे है जिस तरह 4 डेरिवेटिव के लिए आपने कैलकुलेट किया। हाउ टू कैलकुलेट दिस थिंग? डेल माइनस आयोटा ई ए होल का स्क्वायर। ये बात आप याद रखिएगा, ए में टाइम डिपेंडेंस नहीं है, स्पेस है, स्पेशल डिपेंडेंस मौजूद है, टाइम डिपेंडेंस नहीं। कैसे कैलकुलेट करूं? ऐसे कैलकुलेट करूंगा ना, दिस इज इक्वल टू एग्जैक्टली दो दफा लिख लें, माइनस आयोटा ई ए वेक्टर डॉट डेल वेक्टर माइनस आयोटा, तो लिखवा दें क्या आएगा। सो दिस इज इक्वल टू डेल स्क्वेयर्ड, पहले इसको इसके साथ करते हैं, माइनस आयोटा ई डेल डॉट ए माइनस आयोटा ई ए डॉट डेल, माइनस और माइनस प्लस हो गए आयोटा स्क्वायर से, ई स्क्वायर ए स्क्वायर आ गया। बड़ा लेबोरियस वर्क करना पड़ा हमें, लेकिन एंड ऑफ द डे कुछ ना कुछ हासिल हो गया। अच्छा, अब मैंने आपसे कहा था कि हम हमेशा ए को चूज कर सकते हैं अपनी मर्जी से। ए इज अ गेज डिपेंडेंट क्वांटिटी। गेज का मतलब यह है कि आपके पास फ्रीडम है कि आप किस तरह उसको डिफाइन करते हैं। लेट्स टेक अ पर्टिकुलर गेज, लेट्स टेक डेल डॉट ए इज इक्वल टू 0। इसको क्या कहते हैं आप? कूलम गेज है ये, बिल्कुल ठीक है। अच्छा, अगर आपको याद हो तो A00 था ना, तो यहां से आप ये भी चीज निकाल सकते हैं ना कि डेल डॉट ए इज इक्वल टू 0। 4 गेज भी 0 है, क्यों? A0 तो है ही 0, ये लॉरेंस गेज बन गई है ना। तो ये है कूलम गेज, और ये है, ओ सॉरी, लॉरेंस है ये।
ठीक है ना, लॉरेंट्ज नहीं है ये और है, ये लॉरेंट्ज है ना। अच्छा, इंपॉर्टेंट बात ये हुई यहां से निकली कि जी कूलम गेज में अगर एक वेक्टर पोटेंशियल हो जो 4 वेक्टर पोटेंशियल जिसका स्केलर कंपोनेंट 0 हो या वो टाइम इंडिपेंडेंट हो, तो जो गेज बनती है उसके करस्पॉन्डिंग और लॉरेंट्ज गेज है। लॉरेंट्ज गेज को सेटिस्फाई करने के लिए कूलम गेज का सेटिस्फाई होना लॉरेंट्ज गेज के लिए ज़रूरी है कूलम गेज का। ठीक है जी। अच्छा, अब अगर आप इसमें कोई भी गेज फ्रीडम यूज़ कर सकते, यहां तक तो सब ठीक है ना, कोई क्वेश्चन तो नहीं किसी का, अगर है तो प्लीज़ पूछ लें। अगर आप सब कुछ सेटिस्फाई कर सकते हैं, लेट्स टेक अ स्पेशल केस। अब मैं कहता हूं कि लेट्स टेक, बिल्कुल जैसे डाइपोल वगैरह के लिए भी आप करते थे, लेट्स टेक अपनी आसानी के लिए A इज इक्वल टू हाफ ऑफ आर क्रॉस, क्योंकि कुछ भी हो सकता है ना, कोई भी चीज हो सकती है, तो B क्रॉस आर, चले माइनस लगा लेते हैं, या दिस इज इक्वल टू हाफ ऑफ, ताकि साइन सारे ठीक रहें, B क्रॉस आर। आप यकीन करें डेल डॉट ए करें 0 आएगा। क्यों? क्योंकि डॉट और क्रॉस को आप चेंज कर सकते हैं, आप करें तो जवाब 0 आ जाएगा। तो आपकी अपनी चॉइस है, जैसे मर्जी करें। लेट्स कैलकुलेट ए डॉट डेल। इसका मतलब ये टर्म तो अब 0 हो गई ना, ये वाली, विदाउट हाफ फैक्टर भी 0 हो सकता है। जब डाइपोल के लिए लिखते हैं तो ये निकल के आता है, या हाँ ये निकल के आता है वहां से, क्योंकि एटम एक डाइपोल है। अगर चार्ज को देखें तो एक प्लस चार्ज और एक माइनस चार्ज है, तो ये निकल के आता है, एक खास सिमेट्री होती है, उससे निकल आता है। इतना पीछे नहीं जाना चाहिए, या आप इलेक्ट्रोडायनामिक्स में वाले टीचर से पूछ लीजिएगा, ठीक है ना। अच्छा चले, एनीवेज ए डॉट डेल कैलकुलेट कराएं, क्या होगा, कौन बताएगा? ए डॉट डेल क्या होगा? ये कैलकुलेट कर लेते हैं, आयोटा ई ए डॉट डेल, तो क्या होगा ये, आयोटा ई ओवर 2 ए डॉट बी, सॉरी कुछ गलत कर दिया मैंने, बी क्रॉस आर, बी क्रॉस आर डॉट डेल। ठीक लिखा मैंने? अच्छा चलें अभी देख लेते हैं। सो दिस इज इक्वल टू, अच्छा आयोटा में इधर ले आता हूं, तो क्या बन गया, ई ओवर 2 बी क्रॉस आर डॉट आयोटा डेल। अब आपको पता है आयोटा डेल तो पी के बराबर होता है, और डॉट और क्रॉस को आप चेंज कर सकते हैं, तो इसी को ये इक्वेशन इतनी ठीक है जितनी ये लिखी हुई है, ई ओवर टू बी डॉट आर क्रॉस पी, क्योंकि ये पी है ना, माइनस साइन भी लगा लेना चाहिए था मुझे यहां पे, तब बनता ना ये, तब बनता ना ये ना। अब क्योंकि पी जो है वो माइनस आयोटा डेल होता है ना, तो ये माइनस साइन में जब लगाऊंगा तो अब बना है, ठीक होगी बात। तो आंसर क्या आ गया इसका, सो दिस इज इक्वल टू, तो ये आ गया हाफ ऑफ 1 ओवर 2 ई बी डॉट एल। इसका मतलब है इलेक्ट्रॉन अगर न्यूक्लियस के गिर्द घूमता है तो उसकी एक ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम वाली भी जायरोमैग्नेटिक मौजूद है, वो भी एक है। इसका आंसर में थे, यहां तक अगर किसी को कोई डाउट हो तो मुझसे पूछ ले वो। तो नहीं आया ना जी क्या कह रहे हैं? अभी तक स्पिन तो नहीं अभी तक तो नहीं आया। हाँ सब कुछ यहीं से निकल आता है, बिल्कुल सही बात है। अच्छा मैं एक और चीज़ यहाँ पर कैलकुलेट करूँगा, ज़रा देखिएगा, वो तो बाद में भी कर सकता हूँ, खैर चले बाद में देख लेता हूँ। पहले मैं अब इस टर्म को देखता हूँ, सिर्फ और सिर्फ इस टर्म को। अब मैं बाकी चीज़ों में नहीं पढ़ रहा, मैं सिर्फ इस टर्म को देख रहा हूँ। बी डॉट एल आ गया, दूसरी टर्म को मैं देखता हूँ। अब ये जो है माइनस सिग्मा ई ओवर 2, मैथ्स को फिलहाल मैं छोड़ रहा हूँ, सिग्मा डॉट बी। लेकिन बड़ा मसला है यार, आपको पता है एस किसके बराबर है?
S इज इक्वल टू हाफ सिग्मा। इसका मतलब है सिग्मा किसके बराबर है? हाँ 2s, क्योंकि डेफिनेशन यही थी ना। हाँ नहीं, लेकिन वहां पर भी थी ये डेफिनेशन। तो पॉली मैट्रिसेस को जब आपने स्पिन बनाया था, हाँ एग्जैक्टली, तो उसको हमने जब h/2 लिखा था तो मैंने डेफिनेशन पॉलीज की यूज की है ना। हाँ जी बिल्कुल 2 नहीं आता, बिल्कुल। वो वहां पर J+S में 2 नहीं आता था, बाय हैंड आप पुट करते थे। यहां सिग्मा की कंसिस्टेंट नोटेशन रखी थी आपने कि ये स्पिन हाफ के लिए है। अब एग्जैक्टली अब ये क्या बन गया? सो दिस इज इक्वल टू, बिल्कुल सही है, ये बन गया E/2, क्योंकि मैं E/2 तो दोनों में रखना चाहता हूं ना। तो ये क्या बन गया? B.2s। हाँ, अब अगर इन दोनों को आप ऐड करें तो क्या बनता है इन दोनों टर्म्स को? सो अगर इन दोनों को ऐड करें तो क्या बन जाता है? 1/2 यानी E/2 इंटू B.L+2s। इट इज नॉट L+S, इट इज L+2s। तो हम कहते होते हैं इसको, ये बन गया है E/2 B.L+GES। अगर आपका इंटीजर स्पिन होता S हो जाता, लेट्स सपोज आपके पास हाफ इंटीजर स्पिन है तो G की वैल्यू 2 है। तो यू सी डिराक इक्वेशन में आपने नेचुरली सारी डेफिनेशन यूज की एंड यू हैव रिप्रोड्यूस दैट द G शुड बी इक्वल टू 2। और ये बिल्कुल सही है, इलेक्ट्रॉन की जायरोमैग्नेटिक रेशियो 2 ही है, हमने एक्सपेरिमेंट्स में देखा। लेकिन इसका मतलब है सिर्फ इलेक्ट्रॉन की जायरोमैग्नेटिक रेशियो 2 नहीं है, बल्कि हर जो फर्मियान फंडामेंटल फर्मियान पार्टिकल है उसमें म्यूआन भी है और टाउआन भी है, जितने भी इलेक्ट्रॉन्स हैं सबकी जायरोमैग्नेटिक रेशियो 2 है। लेकिन आपने काफ़ी डिबेट सुनी होगी न्यू फिजिक्स की कि जी जो G है वो 2 से डिफरेंट है, स्टैंडर्ड मॉडल से डिफरेंट है। अब ये तो एक स्टैंडर्ड सी कैलकुलेशन है ना। क्वांटम फील्ड थ्योरी कहती है कि भाई नहीं, चूंकि वैक्यूम वो नहीं है जिसको आप समझते हैं कि वैक्यूम से कई चीज़ें इंटरेक्ट करती हैं, पार्टिकल बनते रहते हैं, टूटते रहते हैं। इसका मतलब एक सिंगल पार्टिकल भी जो चल रहा है, जिसकी अगर एक इलेक्ट्रॉन होता वो कई किस्म के फोटॉन आपस में एक्सचेंज कर सकता है, लूप्स बना सकता है। इवन ना सिर्फ वो बना सकता है बल्कि वैक्यूम से जेड भी बना सकता है, जेड भी लूप में आ सकता है, लाइट बाय लाइट स्कैटरिंग भी हो सकती है, हेड्रॉन्स भी बना सकता है दरमियान में। जब ये सारी चीज़ें कैलकुलेट की गई थी म्यू के लिए, तो म्यू की जो अब स्टैंडर्ड मॉडल कैलकुलेशन है उसमें जो क्वांटम इलेक्ट्रोडायनामिक्स के इफेक्ट हैं वो 5 लूप्स तक पता हैं, हेड्रॉन के भी पता हैं, जेड वगैरह के भी पता हैं, वी के इंटरेक्शंस के भी, और साथ में लाइट बाय लाइट स्कैटरिंग भी पता। कुछ में एरर्स मौजूद हैं, कुछ में नहीं, लेकिन वो 2 के बाद गालबन कोई 13वें 14वें डिजिट तक हमें प्रिसाइजली पता है स्टैंडर्ड मॉडल में। 2.0 लेट्स से जो भी आगे आता है 13वां डिजिट तक हमें पता है जी। ये सबसे स्ट्रॉन्ग प्रूफ है क्वांटम फील्ड थ्योरी का कि क्वांटम इलेक्ट्रोडायनामिक्स इज वन ऑफ द मोस्ट प्रिसाइज थ्योरीज इन द नेचर। इतना प्रिसाइज हमें पता है एग्जैक्टली। आपने एक्सपेरिमेंट्स में मेजर किया फर्मी लैब ने, तो उन्होंने देखा कि वो मिलता जुलता है, लेट्स से 11वें 12वें डिजिट पे जाके थोड़ा सा मुख्तलिफ है। एग्जैक्टली तो देखा कि यार इतना अच्छा मैच है, फर्ज करें 10 to the power 10 तक मैच है, -10 तक, तो उसके बाद अगर डिफरेंस है इवन देन इट इज, अगर 4-5 सिग्मा है तो इसका मतलब है कोई नई फिजिक्स है। इसको कहते हैं μ(G-2) अनोमली। एक सिर्फ जो नहीं देख सकते दीजिए, G-2 अनोमली का मतलब है G-2 को 0 होना चाहिए था, क्योंकि G अगर 2 है स्टैंडर्ड मॉडल, तो G-2 कैलकुलेट किया गया तो देखा गया कि वो बहुत दूर तक हमें पता है, 13वें डिजिट तक उसका कोई नंबर पता है। अब स्टैंडर्ड मॉडल में वो कैलकुलेशन है, एक्सपेरिमेंट में जब मेजर किया वहां तक तो देखा आखिरी 2-3 डिजिट्स में वो स्लाइटली चेंज है। तो जब उन्हें डिफरेंस कैलकुलेट किया तो ये पॉइंट आउट हुआ कि ये गालबन मोर देन 4 सिग्मा के करीब, 4 अगर 5 सिग्मा हो तो फिर डिस्कवरी होती है बाद में। लेकिन थ्योरी में अभी तक कुछ रिजल्ट्स प्रिसाइजली नाउन नहीं है। मसलन हेड्रॉन इंटर लूप्स के जो रिजल्ट्स हैं वो प्रिसाइज नहीं है, अभी ज़्यादा लोग उनको प्रिसाइज कर रहे हैं। और जो ज़्यादा दूसरी चीज़ जो प्रिसाइजली नाउन नहीं है वो है लाइट बाय लाइट स्कैटरिंग टेम्परेचर, वो भी उसको भी लोग रिफाइन कर रहे हैं, उसमें कई लोग इन्वॉल्व हैं।
अदनान बशीर हैं जो हाइड्रोनिक लूप्स पे काम करते हैं, वो भी उस ग्रुप में हैं। तो इन्होंने लैटिस ने फिर साबित किया कि नहीं, कोई डिफरेंस नहीं है। अगर आप, क्योंकि लैटिस में आप लैटिस की स्पेसिंग को चेंज करके लैटिस पॉइंट्स लेके आप डिस्क्रिटाइज करते हैं स्पेस को, उसको सॉल्व करें, तो लैटिस कैलकुलेशन ने बताया कि नहीं, कोई ख़ास डिस्क्रिपेंसी नहीं है स्टैंडर्ड मॉडल के साथ, की एक्सपेरिमेंट्स के साथ। तो ये विद इन ओवर थियरेटिकल एरर्स लाई करती है वैल्यू। तो यानी कहने का मतलब यह है कि आज इतना प्रिसाइजली डिराक ने 1926 में, लेट्स सपोज, या जब भी ये डिराक इक्वेशन दी, उस वक्त से लेकर आज तक ये जो जी है, जी इज इक्वल टू 2 है, इसके ऊपर काम हो रहा है। और फाइनमैन, टोमेनागा, श्विंगर वगैरह ने बताया था, पहली दफ़ा QED कैलकुलेशंस की थी इनके लिए, और बताया था कि G2 से डिफरेंट होता है अगर आप क्वांटम फील्ड थ्योरी के इफ़ेक्ट्स डालते हैं। तो अगर आप नॉन रिलेटिविस्टिक में रहते हैं तो G2 है। अब इसके बाद अगर अदर देन 2 है तो इसका मतलब है रिलेटिविस्टिक इफेक्ट है। रिलेटिविस्टिक इफेक्ट्स कैसे डलेंगे? जब हम E को छोटा नहीं करेंगे, तो इसका मतलब वो आता जाएगा ना पार्ट साथ साथ। अब वो अगर एनर्जी है तो एनर्जी कुछ भी पैदा कर सकती है वैक्यूम से, कई किस्म के पार्टिकल, तो वो सारे फिर लूप्स में रन करते हैं। सो दिस इज हाउ वी कैलकुलेट दी G-2। बड़ा प्रिसाइज है, कहना आसान है, 1 लूप तक कैलकुलेट करना कोई ख़ास मुश्किल काम नहीं है। 2 लूप्स तक काम करना मुश्किल हो जाता है, 3 लूप्स तक काम करना बहुत मुश्किल हो जाता है, और 3 के बाद तो बहुत ही मुश्किल हो जाता है। लोगों ने 5 लूप्स तक कैलकुलेशंस की हुई हैं। कुछ लोग हैं जिनमें जो ग्रुप्स हैं जो है ना, क्वांटम फील्ड थ्योरी के और भी कई प्रूफ है ना। देखो हमने QCD को भी देखा कि वो एसिम्पटोटिक और कन्फाइनमेंट भी होल्ड करते हैं, दैट इज प्योरली क्वांटम फील्ड थ्योरी। अच्छा, उसके अलावा मैं बता देता हूँ, हिग्स, W और Z के मैसेज, सारे पार्टिकल्स के मैसेज क्वांटम फील्ड, एग्जैक्टली सब चीज़ें, जब, क्योंकि पार्टिकल कोई फंडामेंटल चीज़ नहीं है ना, उसकी एक्सिटेशन है ना, तो इसका मतलब है वी हैव क्वांटम फील्ड थ्योरी इज मोस्ट प्रिसाइजली टेस्टेड थ्योरी नाउ। कुछ लोग कहते हैं कि जनरल रिलेटिविटी, और लोग अमूमन ये डिबेट करते हैं कि जिन्हें जनरल रिलेटिविटी ज़्यादा वो है क्वांटम फील्ड थ्योरी, डजंट मैटर, ये डिबेट फ्यूटाइल है, जो भी है यार, बस दोनों बड़ी प्रिसाइज थ्योरी है। एक लार्ज स्केल पे है, एक स्मॉल स्केल पे है, दोनों का स्केल बड़ा डिफरेंट है, और एक दूसरे को छेड़ती भी नहीं है। जिस स्केल पे वो है, जिस स्केल पे ये है, नहीं कोई गर्ज नहीं। हाँ, अगर कंबाइन करेंगे, यूनिफाई करते हैं, तो फिर जो यूनिफाई कर रहा है उस स्केल को चेंज करना पड़ जाता है। हाँ, नहीं, हम कह रहे हैं यार, जब ये दुनिया बनी थी तो कभी ना कभी तो एक थी ना, है ना। हम वो उधर लेके जाना चाह रहे होते हैं कि अगर ये एक ही जगह से शुरू हुए हैं तो कभी एक थे ना, वहां जाना चाह रहे। लार्ज स्ट्रक्चर तो बने जब कायनात ठंडी हुई, आप ही ने फैलाई इन्फ्लेशन से। हाँ, यानी आपने कहा फैल जाएगी कायनात, फैल गई, वो फैल गई, तो फिर आपको अंदाज़ा हुआ कि यार ये तो पहले सूप की तरह थी, पहले टूटी खोलते थे सारा कुछ मिक्स होता था, फिर आपने देखा नहीं, उसमें थोड़े से चंक भी आना शुरू हुए, चंक फिर इतने बड़े बड़े हो गए कि टूटियों में फंसना शुरू हो गए, है ना। तो फिर तो लार्ज स्केल स्ट्रक्चर बन गए। जब लार्ज स्केल स्ट्रक्चर बने तो इसका मतलब है वो स्केल जो शुरू में टेम्परेचर की को से अगर रिलेट करें तो था, वह बिल्कुल चेंज हो गया है। क्वांटाइज नहीं है ना मसला है, बाकी सारी थ्योरीज क्वांटाइज्ड है, ग्रेविटी इज नॉट क्वांटाइज्ड। मैंने आपसे पहले भी एक बात की थी, ग्रेविटी सेल्फ स्टेट से राइज हो रही है, जो बाकी फील्ड्स आपको देती हैं एनर्जी और मोमेंटम, ग्रेविटी सेल्फ स्टेट से राइज होती है, बाकी फील्ड में से भी आ जाती है। आप एक तरह से नॉन लीनियर से काम कर रहे हो, एक बीच में आपके पास जगह ही नहीं है कोई ऐसे है। देखो, अगर तो ग्रेविटॉन मिल गया कभी, तो मैं बिल्कुल मैं कहूँगा भाई अब तो फील्ड थ्योरी है ना उसकी भी। इसका मतलब अभी तक मिला नहीं ना, खैर है, लेकिन कोई बात नहीं। लेकिन सर मतलब आप कैसे पता करोगे कि ग्रेविटी फंडामेंटल ग्रेविटी कौन सी है और दूसरी फील्ड की एनर्जी की वजह से ग्रेविटी कौन सी है? हाँ, मुझे इसका जवाब नहीं आता। हाँ, ये इसका जवाब मंसूर साहब दे सकते हैं, मुझे बिल्कुल नहीं आइडिया, क्योंकि मुझे इसका पता नहीं है। मेरा तो ये ख्याल है कि मैं सिर्फ आपको वीक, स्ट्रांग और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक का बता सकता हूँ। मेरी ग्रेविटी से ज़्यादा कमज़ोर है। चलें, कोई और सवाल अगर आपको कहीं से पता चल जाए तो मुझे भी बता दीजिएगा, ठीक है। प्लीज़।
नहीं 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 नहीं, शादी करा के आई है क्वांटम मैकेनिक्स के साथ, वरना नहीं आई थी। उसके साथ हाँ ही आई है। हाँ हाँ, मतलब ये स्पेशल रिलेटिविटी के साथ आई है। जी जी बिल्कुल बिल्कुल। तो इसको जनरल रिलेटिविटी पे अप्लाई करने की कोशिश कर रहे हैं। हालांकि जनरल रिलेटिविटी तो स्पेशल रिलेटिविटी का बहुत जनरलाइज, क्योंकि रोशनी को वो भी छेड़ लेती है, ना छेड़ती होती तो हमें कोई इतराज़ नहीं था। अगर रोशनी को जाने आने देती ना, यकीन करो हम ना छेड़ते। रोशनी आती है उसको भी बैंड कर लेती है, हालांकि हम तो समझते थे मैसेज को बैंड करती है, रोशनी को तो मैसेज कोई नहीं है। तो अब उसने रोशनी को छेड़ा तो हमने कहा नहीं भाई, रोशनी के साथ छेड़छाड़ करती है तो इसका मतलब एग्जैक्टली एग्जैक्टली हमने चाहा कि भाई नहीं, उसके भी इसका मतलब उसको भी अगर रोशनी को निकलने भी नहीं देती तो फिर तो बनता है उसको कि उसको भी छेड़ा जाए रोशनी के साथ। तो इसलिए अदरवाइज ना छेड़ती ना, बेंडिंग ना होती लाइट की और ये ना होती एग्जैक्टली। तो एग्जैक्टली उसका मतलब स्पेस टाइम लाइट को छेड़ता है ना, ये मसला है ना। तो हालांकि हम यही पढ़ते रहते कि मैटर टेल्स स्पेस टाइम हाउ टू मूव, स्पेस टाइम टेल्स हाउ वन अनदर, जो भी है चले। लेकिन मसला ये कि लाइट क्या है, एनर्जी एग्जैक्टली। तो हमने कहा कि एनर्जी के साथ भी ये चल रही है ना चीज़ें, तो इसलिए एनर्जी का वहाँ पर, इसलिए आइंस्टाइन इक्वेशन में राइट हैंड साइड पे एक एनर्जी की टर्म तो मौजूद है ना, तो इसलिए हम लाइट को, रिलेटिविटी को वहाँ मिक्स करते हैं। तो मोस्ट एडिक्वेट आंसर अगर इन फंडामेंटल सवालों को कोई दे सकता है तो वो दो बंदे हैं, एक असगर कादिर साहब हैं और दूसरे परवेज़ ऊद भाई। तो दोनों अवेलेबल होंगे जनवरी में। हाँ, तो इसलिए मैं कर दूंगा, बिल्कुल मैं अभी कर देता हूँ सारों को, जिसने अप्लाई करना है बता दे, मैं रिकमेंड कर दूँ। क्योंकि मेरा बहुत थोड़ा सा इल्म है तो इसलिए मुझे इन चीज़ों का पता नहीं है। हम सोच रहे हैं कि ना एक इस तरह का सेशन रखेंगे इन लोगों के साथ शाम में, जिसमें कोई लोग कैजुअली क्वेश्चंस कर लें जो भी उनके। विकार साहब अगर आ गए ना, विकार हुसैन क्वांटम ग्रेविटी जो करते हैं, तो बड़ा अच्छा हो जाएगा। उम्मीद है कि वो भी आएंगे उस कॉन्फ्रेंस में, तो काफ़ी लोग अवेलेबल होंगे उसमें। ठीक है भाई। तो हाँ 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 हाँ, वो उन्होंने पूरा जनरल रिलेटिविटी के कई कोर्सेज दिए हुए हैं। ही नोज एवरीथिंग ऑलमोस्ट। कम से कम मुझसे तो 10 to the power 10 टाइम्स ज़्यादा जानते हैं ना, तो इसलिए आप उनसे पूछ सकते हैं। हाँ, सब कुछ। ये वो चीज़ है जिसका जिक्र इन्होंने शुरू में किया था, डेडिकेशन। आप इसलिए नहीं कर रहे कि आप एक बोझ, आप इसलिए कर रहे हैं कि आपने करना है। ऑर्डिनरी बंदे नहीं करते ना फिर, तभी तो आप एक्सेप्शनल होते हैं। हाँ एग्जैक्टली, कुछ अरसे बाद एक्सेप्शनल हो जाते हैं ना फिर दोबारा करें। एग्जैक्टली इनर्शिया बढ़ जाए ना फिर नहीं हिलता, जिस तरह मर्जी बन जाए। चल रहा है तो रुकना मुश्किल है, रुका है तो चलाना मुश्किल है। अच्छा भाई, ये तो वो चीज़ थी जो मैंने एडवांस क्वांटम मैकेनिक्स के कोर्स में असाइनमेंट शायद दी थी, मुझे अब याद नहीं है, या वहाँ भी करवाया था। अच्छा, लेकिन अब ठीक है, लेकिन निकलता हर से 2 ही है। ठीक है, ये अच्छी बात है। लेकिन चलें, मुझे याद नहीं मैंने उस वक्त किस तरह की थी ना, लेकिन मोर और लेस ये निकल आया था, जवाब यही निकला था। ये मेरा मकसद नहीं था, लेकिन मैंने सोचा कि डिराक इक्वेशन की एक ब्यूटी तो आपको बताऊं कि इट प्रेडिक्ट्स G = 2 फॉर अ नॉन रिलेटिविस्टिक केस। अधूरा जुमला बोला था मैंने, फॉर अ नॉन रिलेटिविस्टिक केस। अब मुझे डिराक इक्वेशन चूंकि एक वेव इक्वेशन है, मुझे इसके सॉल्यूशंस निकालने हैं। अब मैं इसके सॉल्यूशंस निकालूंगा, और एक दफ़ा मुझे डिराक इक्वेशन के सॉल्यूशंस पता हों, मैं उनके साथ ऑक्सिलरी कोएफिशिएंट्स लगाऊंगा, उन ऑक्सिलरी कोएफिशिएंट्स को ऑपरेटर्स बनाऊंगा, ऑपरेटर्स बनाऊंगा तो फर्मियान के फील्ड्स बन जाएंगे, फील्ड्स बन गए तो फर्मियान के पार्टिकल्स बन जाएंगे। ये अब हम करने जा रहे हैं अगले चंद लेक्चर्स में, जो 8 लेक्चर्स रह जाएंगे। हमें तो ऐसा लगता है कि जो फर्मियान हैं, ये जो डिराक इक्वेशन सॉल्यूशंस आ रही है फर्मियान से होंगे, क्योंकि हमने शुरू में स्पिन पॉली मैट्रिसेस लिखे थे ना, गैमास। वैसे मैं चाह रहा हूँ कि हमें एक्सपेरिमेंटली बताया जाए कि ये वेव फंक्शन सिमेट्रिक है, एंटीसिमेट्रिक, ये पार्टिकल्स के, तो उनको एक्सपेरिमेंटली कैसे पता कि ये इलेक्ट्रॉन का वेव फंक्शन ऐसे होता है और बोसॉन का। पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल चेक कर लेते तो पता चल जाता इलेक्ट्रॉन है। अरे एक्सपेरिमेंट है न्यूक्लियर फिजिक्स में पढ़ा था न्यूट्रॉन के लिए, इसके अंदर भी आप रोटेट करें ना जो भी ऑपरेटर्स हो, तो 360 डिग्री के अंदर जो नहीं जवाब देता। स्पिन = 2, हाँ 720 डिग्री उसका फेज रोटेट करें ना, फिर वो इनवेरिएंट। बिल्कुल, ये हमने जब एडवांस में प्रूफ भी किया था। अगर आप याद एडवांस के लेक्चर देखें ना जाके, तो उसमें
2 पाई पे रोटेशन नहीं आती, 4 पाई पे आती है। अच्छा ये वो एग्जैक्टली बिल्कुल। ये हाँ, वो लेक्चर वीडियो कहीं पढ़े होंगे, उसकी रिकॉर्डिंग तो इतनी अच्छी नहीं। एग्जैक्टली ये है कि इसीलिए इनको कहते हैं ये कॉज़ाई स्पिन्स हैं, उस तरह की नहीं है कि इनको अगर हमारा ये मानना है कि अगर आप 360 रोटेट करें तो योर स्पेस बिकम सिमेट्रिक, तो वैसी हो जाती है जैसे नज़र आती है। लेकिन जब जुनेद ने जिसने कहा कि वो न्यूट्रॉन एक्सपेरिमेंट्स में जब देखा गया तो उन्होंने देखा कि नहीं, एक दफ़ा से 360 से वहाँ नहीं मिलती कोई चीज़, पूरी 2 दफ़ा रोटेट किया दैन इट बिकम 720। तो ये हमने मैथमेटिकली भी प्रूव किया कि 720 पे फेज रिट्रीव होता था, वरना नहीं होता था। तो दैट इज़ वाई इट हैज़ 2 रोटेशंस इन असिमेट्री, तो एवरेज करे तो 1/2 आ जाता है, तो इट्स स्पिन हाफ। ठीक है, वो जिस तरह उसने स्टीफन हॉकिंग ने नहीं कहा ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ टाइम में कि समझ लें कि एक ताश है जिसमें अगर एक ही तरफ बादशाह बना है तो उसकी 360 में एक रोटेशन है, तो उसका स्पिन 1 है। अगर किसी की 2 होती हैं और दोनों आधी से करने से पता चल जाता तो उसका मतलब 360 में 2 दफ़ा किया तो स्पिन 2 है, लेट्स सपोज। और अगर फुटबॉल की तरह होता तो 0 था, और अगर कोई ऐसा हो जिसको 2 दफ़ा रोटेट करें तो फिर भी ना, एक दफ़ा रोटेट करने से ना मिले तो वो 2 दफ़ा रोटेट करने से मिले तो स्पिन हाफ हो जाए। नहीं, मैं हम भी यही समझते थे। हाँ, असल में पता नहीं स्पिन कहना भी चाहिए या नहीं कहना चाहिए यार, सिर्फ अलजबरा ही है कि स्पिन का है, वरना जी 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 बिल्कुल। मैथमेटिकली चूंकि ये एंगुलर मोमेंटम में ऐड हो जाता है तो ये भी एक एंगुलर मोमेंटम है, लेकिन इंट्रिंसिक है, तो इंट्रिंसिक एंगुलर मोमेंटम या घुमाव है अपनी तरह का, ये समझ। एग्जैक्टली फंडामेंटल, बिल्कुल ये वो घुमाव नहीं है जो दूसरे वाला, ये कोई और घुमाव है। हाँ, हो सकता हो ही ना, लेकिन बिल्कुल ये उस बस ये है कि यार ये घूमने के अलजबरे के साथ ऐड होता है, एल के साथ खाम खान अच्छी हो गया, हाफ एज बार के साथ, तो खैर चलिए गुड, वेरी गुड। पता है ये काउंटर इंट्यूटिव है चीज़ें क्वांटम मैकेनिक्स में। हम अलजबरा से जज करते हैं कि किस चीज़ को कहाँ रखना है, ये बिल्कुल वैसे ही है जिस तरह आप किताबों को लाइब्रेरी में जब रखते हैं तो आप कोशिश करते हैं एक तरह के टॉपिक की किताबें एक जगह पे हों, दूसरी जगह पे दूसरी पे हों, तीसरी पे हों, अगर कोई एक जैसी हैं तो ऐड भी हो जाएं तो खैर है। तो हमने इनके अलजबरा में इनको ऐड करके देखा कि एल में एस ऐड हो सकता है, बिल्कुल वैसा ही अलजबरा सेटिस्फाई करता है जिस तरह रोटेशन का है, लेकिन ये रोटेशन वो नहीं है जो स्पेस टाइम में है, ये रोटेशन कोई और ही बला है। तो हमने कहा यार इंट्रिंसिक रोटेशन है, घूमा हुआ है ये अपने तौर पर, फिरा हुआ है। बिल्कुल एग्जैक्टली, क्वांटम मैकेनिक्स को अप्लाई इट एंड सी इट, दैट्स ऑल। एग्जैक्टली मैंने एक दफ़ा सेमिनार में ये बात की थी कि जब आप टॉक सुनने आए थे तो आपको लगा था कि सिर्फ मैं कंफ्यूज हूँ, लेकिन एक बात मुझे श्योर है कि इस टॉक के ख़त्म होने के बाद हम सारे कंफ्यूज हैं। तो इसलिए ये है कि ठीक है, कोई बात नहीं। देखें, जब हम, हमारा मसला ये कि जब हम इमेजिनेशन में की चीज़ को रियलिटी में देखने की कोशिश करते हैं तो रियलिटी ऑलरेडी एक होलोग्राम है, वो बड़ी एक सरफेस की चीज़ है, अंदर क्या हो रहा है हमें नहीं पता, हम तो एक होलोग्राफी देख रहे हैं ना, वो हम समझते हैं बस वैसी चीज़ें जुड़ी हुई हैं जैसी हमें नज़र आ रही है, लेकिन अंदर पता नहीं क्या होगा। हमें बेयर चीज़ नज़र नहीं आती, बिल्कुल हम उसके इफेक्ट से देखते हैं, बिल्कुल कॉज का पता हमें इफेक्ट से पता चलता है। एग्जैक्टली बिल्कुल बिल्कुल, नेचर ये हम परसीव करते हैं कि नेचर ऐसी है, हमारी परसेप्शन है नेचर की, रियलिटी माइट बी वेरी डिफरेंट बट नो वन नोज। खैर है, जब किसी को नहीं पता तो जो मर्जी मान लें, ठीक है ना। कोई सवाल यहाँ तक किसी का हो? अच्छा, चूंकि मैंने आपसे कहा था कि साइज जो है वो एक स्पेस टाइम का फंक्शन है, एक प्लेन वेव है, लेकिन फ़र्क इसमें और बाकियों में ये है कि अब हम बात करेंगे थोड़ी सी क्विकली ना, अगले लेक्चर में हम इसको कैलकुलेट करेंगे, कंप्लीट करेंगे, वो करेंगे सॉल्यूशंस ऑफ डिराक इक्वेशन। ये डी को कोई और पढ़े तो डिफरेंशियल इक्वेशन पढ़ेगा, लेकिन ये डिराक इक्वेशन है, ठीक। तो चले मज़ीद टी नहीं डालते, टाइम डिपेंडेंट ना बन जाए। अच्छा, ये इंपॉर्टेंट इसमें चीज़ ये है कि देखिए मैं स्केलर से बनाऊंगा, मैंने आपसे पहले भी एक दफ़ा जिक्र किया था, मुझे स्केलर का पता है कि स्केलर के पास कोई स्पिन नहीं है,
तो उसके फंक्शंस किस तरह के थे? साई ऑफ एक्स मैं बिल्कुल वैसे ही लिखूंगा जैसे पहले लिखता था, 1/2 पाई के फैक्टर से मुझे देख लेना। 3/2 लिखता था, क्या लिखता था? 1/2 पाई टू द पावर 3/2। कोई एक सोल्यूशन चूज कर लेते हैं ना, माइनस आयोटा पी डॉट एक्स रख ले, प्लस माइनस दोनों हो सकते हैं, पहले एक रख लेते हैं, कोई फर्क नहीं। वो इसमें नहीं डालेंगे हम, देखिएगा। अच्छा वो किस में डालेंगे अभी पता चलता है, ठहर जाए जरा। चूंकि ये स्पिनर था ना, ये तो स्केलर ही है ना, इसका मतलब अगर इधर मैट्रिक्स है तो इधर भी एक मैट्रिक्स डालना पड़ेगा। लेकिन वो मैट्रिक्स जो है वो एक्स पे डिपेंड नहीं करना चाहिए। जिस तरह जुनेद ने कहा यहां पर नीचे एक के का फैक्टर होता था ना, तो मैं क्यों ना इधर एक मोमेंटम डिपेंडेंट चीज डाल दूं। ये हो स्पिनर, ये सेटिस्फाई कर रहा है इस बात को कि जो अगर इधर मैट्रिक्स है तो इधर भी मैट्रिक्स है। अभी नहीं करूंगा, अभी नहीं करूंगा, अभी नहीं करूंगा, जब फोरियर बनाऊंगा तो करूंगा। यानी क्या, मैंने फिलहाल कोई आप समझे कि नई चीज नहीं की। मैंने सिर्फ ये कहा कि जी एक स्केलर को वेक्टर बनाने से यूनिट वेक्टर से ज़रब देनी पड़ती थी, एक मैट्रिक्स को मैट्रिक्स बनाने से एक मैट्रिक्स से ज़रब देनी पड़ती है। मैंने कहा ये बेचारा अकेला किसी चीज़ का फंक्शन नहीं, पर लेट से मोमेंटम का फंक्शन तो है ना, स्पेस टाइम का फंक्शन नहीं है, मोमेंटम का फंक्शन है। कुछ देर के लिए इसको इस तरह समझने की कोशिश कर लेते हैं। अच्छा बाद बुक्स में देखें तो यहाँ पी नहीं लिखते, पी लिखते हैं क्योंकि देखिएगा एनर्जी मोमेंटम रिलेट हो जाएंगे। अच्छा अगर ये इक्वेशन का सोल्यूशन है तो इसको सेटिस्फाई करेगा। अगर इसको आप यहां पुट करें इस इक्वेशन में, आयोटा डी स्लैश माइनस एम टाइम्स साई ऑफ एक्स इज इक्वल टू 0, तो अगर इसमें पुट करें आप इसको तो क्या जवाब आएगा? अच्छा नहीं, ये तो स्पेस का फंक्शन ही नहीं है। हाँ ये बनेगा ना, इसको लिख लेते हैं एक दफा, आयोटा गैमा म्यू, ठीक है, और ये बन गया डी म्यू माइनस एम टाइम्स साई की जगह मैं क्या लिख सकता हूं? अच्छा 1/2 पाई टू द पावर 3/2 यहां लिख लेता हूं। इसकी जगह मैं लिख लेता हूं e टू द पावर माइनस आयोटा पी म्यू एक्स म्यू, क्योंकि डी म्यू का मतलब होता है ना ऊपर वाले एक्स म्यू के साथ, इनटू यू ऑफ पी इज इक्वल टू 0। ठीक किया भाई मैंने? अच्छा अगर आप ये तो 0 नहीं हो सकता ना, ये वाला जब इस पे लगाएंगे तो क्या उतरेगा? आयोटा गामा म्यू, और चीज क्या निकलेगी? माइनस आयोटा पी म्यू माइनस एम। अच्छा बाज लोग पता है क्या करते हैं, ये 0 नहीं है, क्यों? ये चूंकि एक मैट्रिक्स है ना, तो यहां पर कोई ना कोई चीज तो होनी चाहिए जिसमें मैट्रिक्स दिया, दीज आर काइंड ऑफ ऑपरेटर्स, कोई ना कोई चीज चाहिए इनको ज़रब देने के लिए ना, ताकि राइट हैंड साइड पे 0 है, तो यू ऑफ पी यहां पे आ गया। ठीक है जी। अच्छा अगर आप इसको सॉल्व करें तो देखिए क्या बनता है, ये बनता है ना आयोटा स्क्वायर इज -1, तो दिस इज गामा म्यू पी म्यू माइनस एम टाइम्स यू ऑफ पी इज इक्वल टू 0। एल्जेब्राइक इक्वेशन बन गई। यहां से आप यू ऑफ पी निकाल लें, वो यू ऑफ पी यहां डालें, साई पता चल गया। अच्छा इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है ना, और खूबसूरत करके, पी स्लैश माइनस एम टाइम्स यू ऑफ पी इज इक्वल टू 0। आगे जाके शायद मैं पी पे वेक्टर साइन डाल दूं, अभी मुझे कोई जरूरत नहीं। क्यों भाई? ठीक लिखा मैंने? ये एक मैट्रिक्स है ना, अगर इसको मैट्रिसेस की फॉर्म में लिखें तो कैसे लिखेंगे रो कॉलम की फॉर्म में? कोई आप में से बता सकता है? रो और कॉलम की फॉर्म में इसके कितने कंपोनेंट हैं? 4/1 का मैट्रिक्स है ना, तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं मैट्रिसेस की फॉर्म में, पी स्लैश माइनस एम। अगर इसकी लैम्डा रो होती, लैम्डा प्राइम कॉलम होते, तो वो ये यू के लैम्डा प्राइम कॉलम के बराबर होता, तब जवाब आता है ना। हर कंपोनेंट 0 के बराबर प्रूफ कर लेते अब रख के। ठीक होगी ये बात? आपसे मैं ये पूछना चाह रहा हूं, अगर मैं इक्वेशन का कंजुगेट लूं तो क्या होगा? डिराक कंजुगेट, डैगर लूं। जरा एक चीज देखते हैं, लेट्स टेक कंजुगेट ऑफ इक्वेशन, इसका कोई नाम रख लेते हैं, लेट्स से इक्वेशन 1 कह लेते हैं। ए नहीं कहते क्योंकि ए तो वेक्टर फील्ड के लिए था ना। क्या आंसर आएगा, कौन बताएगा? ये बन जाएगा ना गामा म्यू पी म्यू माइनस एम यू ऑफ पी का
अच्छा, आपको पता है ना, एक चीज़ आपने पढ़ी होगी मैट्रिसेस में, कि अगर आपके पास क्वांटम मैकेनिक्स में भी आपने पढ़ी थी कि अगर दो मैट्रिसेस का डैगर लेते तो ये उनका ऑर्डर भी बदलता है और फिर उन पे जाके लगता है। ये बात आपने पढ़ी हुई है। इसका मतलब अगर इसको लिखेंगे तो ये बन जाएगा यू डैगर ऑफ पी वेक्टर, या पी चले, यहां क्या बन गया, गामा म्यू का डैगर, पी म्यू का डैगर माइनस पर पी तो एक फिजिकली ऑब्जर्वेबल है, मोमेंटम है ना, 4 मोमेंटम है, अगर 3 एक उसमें एनर्जी तो स्केलर ही होती है। तो इसका मतलब है पी म्यू डैगर जो है वो तो पी म्यू के बराबर है, क्योंकि ये हर्मिशन है। एग्री कर रहे हैं मेरी इस बात से? अब अगर ये हर्मिशन है तो इसका मतलब है ये तो पी बन गया, तो जवाब बड़ा छोटा आ गया, यू डैगर ऑफ पी गामा म्यू डैगर पी म्यू माइनस एम इज इक्वल टू 0। अच्छा, ये अब जरा अजीब सा लग रहा है लिखा हुआ है ना, बहुत गंदा सा लग रहा है। हाँ, अब मैं काम करूंगा। हाँ, मुझे अब ये बात पता है एग्जैक्टली, यू डैगर ऑफ पी, मुझे पता है ना बीटा का स्क्वायर्ड 1 था और बीटा गैमा 0 था। तो अगर आप मेरे से एग्री करते हैं कि मैं इसको लिख दूं गैमा 0 का स्क्वायर्ड गामा म्यू का डैगर पी म्यू माइनस एम इज इक्वल टू 0, एग्री करते हैं मेरी इस बात से या नहीं? क्यों भाई? क्योंकि गैमा 0 का स्क्वायर 1 के बराबर, ये हमने देखा हुआ है। ठीक है ये बात। इसका मतलब ये हुआ कि इसकी जगह मैं ये भी लिख सकता हूं यू डैगर ऑफ पी वेक्टर, जो यू डैगर ऑफ, देखें मुझे कितना ऑब्सेशन है पी वेक्टर लिखने से, बार बार बोलता हूं पी वेक्टर, लिखूंगा एंड पे यही गामा 0, यहां बन गया गामा 0 गामा म्यू का डैगर पी म्यू माइनस एम इज इक्वल टू 0। अच्छा, अगर राइट हैंड साइड पे 0 हो ना, तो अगर राइट हैंड साइड से मैं इसको फिर एक गामा 0 से ज़रब दे दूं तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। क्यों? इधर तो 0 ही है ना। तो मैंने क्या किया, मल्टीप्लाइंग विद गामा 0 फ्रॉम द राइट साइड। तो अब देखें अब क्या बन गया, ये बन गया, क्यों ना एक नोटेशन रख ले, यू बार ऑफ पी जी, कुछ ठीक हो। वो जो कल हम बात नहीं कर रहे थे, मेरे में वो स्टेप की बात स्टार्ट कर, मैंने बताया था कि वो जो पीछे ले गया था, तो ये प्रॉपर्टी जो जी, ये सारा प्रूफ हो गया था। हाँ, ये यू बार ऑफ पी है ना। नई डेफिनेशन लिख लेते हैं, वेर यू बार इज यू डैगर गामा 0, स्टार नहीं है, बार है ना, डैगर है, बार है, बार में गामा 0 चाहिए और इसकी बहुत सिग्निफिकेंस है। अच्छा, ये अब देखिए कि ये जो चीज बन जाती है गामा 0 गामा म्यू का डैगर गामा 0 पी म्यू माइनस एम इज इक्वल टू 0। तो मैंने एक काम गलत किया ना, यहां गामा 0 नहीं लिखा था, एक तो लिखा ना इधर, इसके हिस्से का नहीं लिखा ना, देखा नहीं, एक बाहर रहने दिया कि जब अंदर लाया तो सिर्फ इसके साथ तो नहीं आएगा ना, इसके साथ भी आएगा ना। और जब बाहर से मल्टीप्लाई किया तो गामा 0 एक ये था कि इधर से आएगा, तो गामा 0 का स्क्वायर 1 हो। ठीक है ना, ये स्क्वायर था ना, 2 दफा था, एक इसके साथ लिखा, दोनों से मल्टीप्लाई होगा ना गामा 0, वो लिखना भूल गया था। अच्छा, अब मेरा ये क्लेम है जिसको जुनेद कह रहे हैं ना, सिमिलैरिटी ट्रांसफॉर्मेशन है, गामा 0 गामा म्यू डैगर गामा 0 इज इक्वल टू गामा म्यू। लेट्स चेक इट, चेक कर, अब चाहें तो चेक करना, मैं कोई हर्ज नहीं, लेट्स चेक कि ये ठीक है या नहीं है। हमें पता है कि अगर म्यू 0 होता, 2 के इंडिसेस के लिए चेक कर लेते हैं, म्यू 0 है अगर, तो क्या हो जाएगा, गामा 0 का डैगर गामा 0। लेकिन आपको याद है गामा 0 का डैगर गामा 0 के बराबर ही है, बेशक आप अपनी देख लें नोटेशन में, तो रियल था ये वाला, तो आंसर आ गया गामा 0 विच इज इक्वल टू गामा 0। गामा आई का डैगर अगर आप कैलकुलेट करते हैं तो क्या बन जाता है वो, माइनस गामा आई। जब अगर आप गामा आई का डैगर देखें ना तो बन जाता है माइनस गामा आई।
अब अगर वो माइनस गैमा आई है तो इन दोनों गैमास को एंटी कम्यूट करेंगे तो प्लस हो जाएगा वापस आंसर गैमा आई के बराबर। इसका मतलब है ये डेफिनेशन बिल्कुल ठीक है। अच्छा, अब मैं देखें क्या करूंगा आगे। इसका मतलब है मैं अब ये चीज करना चाह रहा हूं कि भाई, इसका मतलब ये हुआ कि आंसर आ गया u बार ऑफ p स्लैश माइनस m इज इक्वल टू 0। बन गई ना इक्वेशन, ये है उसकी कंजुगेट। एंड u बार p आर नाउन एज डिराक स्पिनर्स, इनको कहते हैं डिराक स्पिनर्स। ठीक है, these U's are Dirac spinners. So U of P and U bar of P, which is by definition is U dagger P gamma 0 are Dirac। अच्छा, अब आप देखिए बड़ी इंटरेस्टिंग बात है। मुझे अगर यूपी पता चल जाए ना तो मैं उन यूपी को इस इक्वेशन में रखूंगा साई ऑफ एक्स विच इज इक्वल टू 1 ओवर 2 पाई टू द पावर 3/2। अगर ये इसके लिए ट्रू है ना तो e टू द पावर प्लस एक्स के लिए भी ट्रू है। फिर हम आएंगे वो फाइनमैन स्टूकरबर्ग उसकी डिस्कशन पे। तो यू ऑफ पी अगर मैं ये डिटरमिन कर लूं बाय यूजिंग दिस इक्वेशन, ये वाली, उसको यहां रखूं यू ऑफ पी को, मुझे साई ऑफ एक्स पता चल जाएगा। कैसे मुझे पता चलेगा? फिर मैं देखिएगा इसको इंटीग्रेट करूंगा। अभी तो मैंने जस्ट पी लिखा रखा, इधर तो पी नहीं है ना, इसका मतलब बाद में मैं इसको इंटीग्रेट करूंगा। फिलहाल जस्ट मैं सॉल्यूशंस चेक कर रहा हूं, क्योंकि इंटीग्रल तो बाहर पड़ा हुआ है ना, वो तो पड़ा रहेगा ना, इसलिए मैंने अभी इंटीग्रल लिखा है, फोरियर ट्रांसफॉर्म नहीं लिखा, मैं लिखूंगा बाद में उसको। तो ये चीज़ फिर हमने नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे, ये वाली चीज़। ठीक है भाई। अच्छा, अगर आप लोग चाहें तो ये मैंने सारा टाइप कर लिया था अपने तौर पे, प्लस माइनस की गलतियां होंगी वो मैंने फिर क्लास में ठीक कर ली हैं। अगर कोई भी आप में से चाहे तो कोई भी ले सकता है। ये इसमें वो जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फॉर्म फैक्टर वाला है ना, उनको वो कह रहे हैं उनको भी फोटो कापी कर दीजिएगा, दे दीजिए जैसे भी। तो इसमें वो सारी चीज़ कैलकुलेट मैंने की हुई है, तो आप देख लीजिएगा, इसमें प्लस माइनस की कोई गलती हो सकती है। कोई सवाल किसी का हो तो, नहीं तो वी कैन क्लोज द डिस्कशन एट दिस पॉइंट और फिर आगे चलेंगे। अभी 8 लेक्चर्स रहते हैं मेरे, 24 हो गए, 24 हो गए, 8 हो जाएंगे 8। अगले हफ्ते में 3, उससे अगले हफ्ते में 3, 6 तो हो गए ना, 2 फिर इम्तिहानों में। हम ना कि हमें सर्विसेज लेनी पड़ेंगी रिकॉर्डिंग के लिए, बाकी खैर है। हाँ, मैं चाहता हूँ, मैं पता है कहाँ कोर्स ख़त्म करना चाह रहा हूँ। बेशक क्रॉस सेक्शंस कैलकुलेट ना करें हम, वो तो फार्मूला में एम्पलीट्यूड का स्क्वायर डालना ही है ना। मैं चाहता हूँ एम्पलीट्यूड का स्क्वायर करना आपको सिखा दूँ कैज़िमिर ट्रिक के साथ। और स्क्वायर अगर आपको पता चल जाए तो क्रॉस सेक्शन का फार्मूला आप किसी भी किताब से उठा लें, उसमें अपना एम्पलीट्यूड डालें और जवाब निकाल लें। मैं चाहता हूँ कोई एक चीज़ तो मैं आपको वहाँ तक के ले जाऊँ, क्योंकि अगर ये वहाँ तक आप ले जाएं तो आप इलेक्ट्रोडायनेमिक्स भी कर सकते हैं, हर चीज़ कर सकेंगे। हाँ, लेकिन हम फंडामेंटल लेवल पे एम्पलीट्यूड बनाएंगे ना, फिर कैज़िमिर ट्रिक बनाएंगे फिर वो। तो यही सबसे बड़ा फ़ायदा है कि क्वांटम फील्ड थ्योरी में आप एम्पलीट्यूड बनाना सीखते हैं, पार्टिकल फिजिक्स में उस एम्पलीट्यूड को यूज़ करके कैलकुलेट। एग्जैक्टली यहाँ पर आप देखिएगा नेचुरली फाइनमैन रूल्स हम बनाएंगे विक्स थ्योरम से, अगेन विक्स थ्योरम यूज़ करूँगा और वहाँ से फाइनमैन रूल्स जो हैं वो जो फाइनमैन ने कहे थे वो डिड्यूस कर लेंगे हम क्वांटम फील्ड थ्योरी से। हाँ, लक्ष्मणा की क्वांटम फील्ड थ्योरी बहुत अच्छी आती है लक्ष्मणा को ना। पार्टिकल फिजिक्स में यार मजबूरी है ना, पता है कि वो हर सब्जेक्ट में सारा कुछ नहीं कर सकते। पता है कुछ लिमिटेशंस आती हैं हर। अब मुझसे आप कहेंगे ना कि मुझे स्कैटरिंग क्रॉस सेक्शन निकाल के दो, मैं नहीं निकालूंगा। मैं कहूँगा यार मेरा काम नहीं है, वो एप्लीकेशंस हैं इसकी, तो आप कर लें। लेकिन अगर वक्त बचा, पहले मैंने ये वक्त क्रॉस सेक्शन निकालने के लिए बचाया था जो लांदे जी फैक्टर वाला था 2 लेक्चर्स का। यकीन करें मेरे जहन में था कि मैं क्रॉस सेक्शन निकलवाऊंगा और एक डिके रेट, लेकिन अब वो नहीं कर सकूंगा। लेकिन कोई बात नहीं है, खैर नो प्रॉब्लम जी जी। तो उसके अंदर चले गए थे, वरना हमने पार्टिकल फिजिक्स को पढ़ लिया। हाँ, फिर भी मैं एंड तक इलेक्ट्रोवीक तक पहुंचे। हाँ बिल्कुल सही।
अगर मौका मिला ना मुझे कभी, तो मैं पार्टिकल फिज़िक्स MSc की जो BS की है वो पढ़ाऊँगा, सब एटॉमिक 2 के नाम से जो है वो पार्टिकल फिज़िक्स। उसमें मैं आपको गारंटी देता हूँ, अगर मैं कभी पढ़ाऊँगा तो मैं उसको लेके जाऊँगा टिल QCD। सर आपके लेक्चर हुआ है उसमें वो लूप इंटीग्रल चीज़ें भी। हाँ, BS में मुझे एक ही चीज़ आती है, जहाँ पढ़ानी होती है पढ़ा देता हूँ बार बार मेहनत नहीं करता। ठीक है, चलें जी, बहुत शुक्रिया आप लोगों का, क्लास में आया करें। ठीक है, मैंने अटेंडेंस चार्ट कर देनी है वो मेरे इख्तियार में है, क्योंकि मैं तो वही मानूंगा जो मेरे सामने बैठ के पढ़ रहे हैं। नहीं कोई ना भी आए तो खैर है, लेकिन आना चाहिए, मॉरली आना चाहिए।